तो आज के इस वीडियो में मैं यू सीज़न 5 के सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यू सीज़न 1 से लेकर सीज़न 4 तक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसे देख लें, उसके बाद इसे कंटिन्यू करें, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो अब सीज़न 4 के लंदन से हम अब वापस न्यूयॉर्क में आ जाते हैं। जो और केट एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। केट ने जो की बहुत बड़ी मदद की है उसे अपनी जिंदगी वापस पाने में, और अब हेनरी भी उन लोगों के साथ ही रह रहा है जिसको जो ने सीजन 3 के एंड में डांटे के घर पे छोड़ दिया था। अब केट हेनरी को भी अपने बेटे की तरह मानती है। केट की बात की जाए तो अपने पापा के कंपनी के सीईओ बन चुकी है। वो अपने काम में बहुत अच्छी भी है। केट के वजह से जो भी रेड कारपेट वगैरह में सब अटेंड करता है, और अब दुनिया भी जो की दीवानी हो चुकी है क्योंकि लोग उसे एक पावरफुल औरत का सपोर्टर मानते हैं। और अब तो लड़कियां भी चाहती हैं कि हस्बैंड हो तो जो जैसा। जो और केट की जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी, अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इसके बाद हम एक चैरिटी इवेंट होता हुआ देखते हैं। वहाँ केट अनाउंस करती है कि उसकी कंपनी लॉकवुड लिटरेसी इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि वो लोग अनाथ बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में मदद करेंगे, और इस इनिशिएटिव के लिए वो लोग अपने साल भर के कमाई का 1/4 हिस्सा देंगे। ये सुनकर लॉकवुड कंपनी के बोर्ड मेंबर का तो होश उड़ जाता है क्योंकि ये अमाउंट बहुत ज्यादा था। सबसे ज्यादा गुस्से में थी केट की सौतेली बहन और कंपनी की सीएफओ रीगन। वो अपने पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपने पापा के कंपनी में छोटे पोजीशन से स्टार्ट की ताकि लोगों को ये लगे कि उसके पापा ने उसकी कोई मदद नहीं की है। वो सीईओ बनने वाली थी, लेकिन उसकी बहन अचानक वहां आ गई और उसकी पोजीशन को हड़प ली। जो से रीगन की जुड़वा बहन मेडिसन मिलने के लिए आती है, जो कि कंपनी के पीआर का काम करती है। वो ज्यादा सीरियस है नहीं, बस दिन भर घूमते रहती है और इधर उधर फैशन वीक में जाते रहती है। उसका 3 बार तलाक भी हो चुका है। इसके बाद जो और केट वहाँ डांस करने लगते हैं और केट को फर्क नहीं पड़ता बोर्ड मेंबर क्या सोचते हैं। फिर वहाँ उनसे अंकल बॉब मिलने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि तुम उन लोगों की बात छोड़ो, मैं उन्हें मना लूंगा। अंकल बॉब की बात की जाए तो वो कंपनी के सीओओ हैं और केट के लिए डैड जैसे हैं। फिर हम मिलते हैं केट के भाई टेडी से, जो अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहता है, मगर लोगों को ये भी पता है कि टेडी टॉम लॉकवुड और एक नौकरानी से पैदा हुआ एक नाजायज औलाद है। लेकिन केट ने उसे चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया और तब से वो परिवार के साथ ही रहता है। तभी उसे फोर्ब्स मैगजीन में काम करने वाले एक दोस्त का मैसेज आता है, जिससे पता चलता है कि वो लोग एक आर्टिकल पब्लिश करने वाले हैं जिसमें कि वो लोग उस पाइपलाइन के बारे में लिखने वाले हैं जिसको केट ने बनाया था। जो सोचता है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो अच्छा नहीं होगा। जो सोचने लगता है कि किसी न किसी तरीके से इस न्यूज को खत्म करना पड़ेगा। वो अपने पुराने बुक स्टोर में आता है जहाँ वो बहुत पहले काम किया करता था। घर पे टेडी और जो केट को इस पाइपलाइन वाले आर्टिकल के बारे में नहीं बताते। जो टेडी से बात करता है तो टेडी बोलने लगता है कि हमें केट को बताना पड़ेगा, और वैसे ये पाइपलाइन का चक्कर है क्या, केट ने किया क्या था। जो नहीं बताना चाहता, लेकिन वो बता देता है कि तुम्हारे डैड चाहते थे केट पाइपलाइन को तैयार करे, और उस पाइपलाइन की वजह से बच्चों को कैंसर होने लगा था। इसलिए 19 साल की उम्र में केट अपने पापा के कंपनी को छोड़कर लंदन चली गई थी। अब उन्हें ढूंढना होगा कि कौन इस आर्टिकल को लिख रहा है, और उन्हें लगता है कि कोई अंदर का ही आदमी है जो ये खबर उन लोगों को लीक कर रहा है। वो लोग रीगन से मिलने जाते हैं। टेडी पूछने लगता है क्या तुम केट के आर्टिकल के बारे में जानती हो, तो रीगन अनजान बनने की कोशिश करती है, कहती है मुझे नहीं पता, और वो एक मौका नहीं छोड़ती टेडी को एहसास दिलाने का कि वो उसके डैडी की गलती है। दोनों बाहर आते हैं तो जो सोचता है शायद मेडिसन इन सब के पीछे हो सकती है। टेडी बोलता है कि वो तुम्हारे साथ बहुत फ्लर्ट करती है तो वो तुम्हें कुछ बताएगी नहीं, मगर जो एक चांस लेना चाहता था। वो मेडिसन से मिलने के लिए जाता है, दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर मेडिसन चली जाती अपने लिए ड्रिंक लाने, और जो उसका फोन ले लेता है और वो मैसेज में चेक करता है कि वो किसी डॉट फॉट नाम के किसी से मैसेज कर रही थी, बात कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये है कौन, और उस ग्रुप में 3 लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, और धीरे धीरे जो को समझ आ जाता है कि जरूर ये लोग मेडिसन, रीगन और बॉब हैं, जो वो आर्टिकल पब्लिश कराने का प्लान कर रहे हैं ताकि केट का करियर खराब हो जाए। इसीलिए जो पाइपलाइन वाले आर्टिकल के बारे में केट को बता देता है, कह देता है कि इन सब के पीछे अंकल बॉब हैं। केट ये सुनकर कि जो ये सब खुद पता किया है और उसने मेडिसन के फोन को चेक भी किया, तो वो जो से कहती है कि तुम आगे कुछ मत करना, बाकी मैं खुद संभालूंगी। आधी रात के समय केट देखती है जो बुक स्टोर गया हुआ था। बुक स्टोर में जो अंकल बॉब को किडनैप कर लेता है और उसे मार डालता है, मगर ये तो बस वो सोच रहा था कि वो किस तरीके से अंकल बॉब को मारेगा, और वो इस बार एक स्टोरी भी लिख रहा था। केट वहां पर आती है और उसकी स्टोरी को पढ़ती है, जिससे कि वो हैरान थी। वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा करके कैसा फील करते हो। जो कहता है वो ये सब नहीं बताना चाहता था क्योंकि उसे
उसे डर था कि केट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। केट वहां से चली जाती है, लेकिन तभी वहां जो को बुक स्टोर पे एक लड़की मिलती है जो कि बुक चोरी करने की कोशिश कर रही थी। वो पकड़ी जाती है। उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन वो कबूल करती है कि वो यहाँ चोरी करने नहीं आई थी, उसे किताबों से बहुत प्यार है। ये देखकर जो को खुद की याद आने लगती है जो वो पहले हुआ करता था। वो लड़की पहचान लेती है कि वो तो जो है, केट का पति। फिर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो एक किताब वहां से ले जाती है जो उसे ले जाने देता है। अगली सुबह केट अंकल बॉब से मिलने के लिए जाती है और इस बार वो केट को अपना असली चेहरा दिखाते हैं। उसकी बेइज्जती करते हैं कि तुम जब से लंदन से आई हो तुम कायर बन गई हो, तुम्हारे साथ एक नाजायज बच्चा है और वो तुम्हारा नामर्द पति। अब देखो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वो खबर छपने वाली है। केट बोलती है मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन अंकल बॉब को यह भी पता है कि लंदन में रीस के साथ क्या हुआ था। कह देते हैं कि तुम और तुम्हारा पति कोई नहीं बचने वाला। केट घर आती है और वो बहुत परेशान थी और वो जो को बता देती है अंकल बॉब को सब कुछ पता है लंदन में जो कुछ भी हुआ रीस के साथ। जो पूछता है तो तुम क्या करना चाहती हो। केट उसे कहती है मुझे पता है तुम इतने साल से अच्छे बनकर रह रहे हो, लेकिन अब ये बात हमारे जिंदा रहने का है। अब या हम जिंदा रहेंगे या वो लोग। जो पूछता है तुम क्या बोल रही हो। केट कहती है मुझे पता है तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा है। जिसके बाद रात में जो चला जाता है अंकल बॉब को मारने के लिए उनके घर में, और वहां वो उनका गला घोटकर उन्हें मार डालता है। फिर वो उनके ईमेल में लिखने लगता है कि उसने खुद को मारा और वो ये ईमेल सभी को भेज देता है और अंकल बॉब के बॉडी को फंदे से लटका देता है। फिर वो अपने बुक स्टोर आता है तो वो देखता है वहां पर वो फिर से लड़की छुपी हुई थी, लेकिन वो इस बार बुक चोरी नहीं कर रही थी, वो सिर्फ यहाँ छुपी हुई थी। वो जाने लगती है और उस दिन वो जो बुक ली थी वो लौटा देती है। वो पूरी बुक पढ़ चुकी थी, जिससे कि जो इम्प्रेस हो जाता है और इसीलिए वो उस लड़की ब्रॉन्टे से पूछता है क्या तुम यहाँ काम करना चाहोगी। ब्रॉन्टे मान जाती है। अगली सुबह जो घर वापस आता है और वो केट से कह देता है अब हम लोग सेफ हैं। इधर वो बुक स्टोर को दोबारा से ओपन करना चाहता था और इसकी जिम्मेदारी वो ब्रॉन्टे को देता है। ब्रॉन्टे को यकीन नहीं हो रहा था कि ये बुक स्टोर दोबारा से खुलने वाला है और वो यहाँ काम करने वाली है। वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि आज तक उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। फिर वो चली जाती है। जो बेसमेंट में आता है और देखते हैं वहां पर वो कांच वाला पिंजरा अभी भी था। बुक स्टोर ओपनिंग के लिए जो अपने बुक स्टोर की साफ सफाई करने लगता है। फिर जब वो अपने बेटे के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था तो वो लोग देखते हैं कि टीवी पर अंकल बॉब के डेथ की खबर दिखाई जा रही थी। कैट इससे थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जो उसे संभालता है क्योंकि ऑब्वियसली केट को ये सब की आदत नहीं है। खैर यहाँ बुक स्टोर में ब्रॉन्टे अपने लिए एक पुराना चेयर ले आती है जो उसे रास्ते में मिला। जो कहने लगता है अगर इसमें खटमल हुए तो। ब्रॉन्टे उसे चिढ़ाती है अच्छा तो तुम अमीर हो गए हो तो तुम्हें इन सब गंदे चीजों से प्रॉब्लम हो रही है। और फिर उसे लगने लगता है कि जैसे ब्रॉन्टे उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। वो उसे बताने लगती है कि वो जहाँ पहले काम करती थी उसे वहाँ सैलरी कम मिलती थी, इसीलिए वो कभी कभार इसी पुराने बुक स्टोर में आके सो जाती थी। वो अपने एक्स के घर पे रहती थी, लेकिन उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। जो उसे हर घंटे $8 देने के लिए मान जाता है। ब्रॉन्टे फिर भी कहने लगती है कि हर प्रॉब्लम पैसों से फिक्स नहीं होती, फिर भी वो इतने पैसों के लिए मान जाती है। वहाँ पर एक पुराना बुक शेल्फ होता है और जो ब्रॉन्टे से कहता है कि उससे थोड़ा दूर ही रहना। इसके बाद जो को उसके बेटे के स्कूल से फोन आता है और ब्रॉन्टे स्कूल का नाम देखकर कहती है कि ये तो नवाबों का स्कूल है। जो और केट को पता चलता है हेनरी लड़ाई झगड़ा करते हुए पकड़ा गया। स्कूल में पुलिस आए हुए थे। पता चलता है हेनरी ने रीगन की बेटी ग्रेचन का नाक तोड़ दिया। जो को लगने लगता है जरूर स्कूल में कुछ तो हुआ है क्योंकि उसका बेटा आज स्कूल जाना भी नहीं चाहता था। काउंसलर कहने लगती है कि आपका बेटा वायलेंट है। जो इस बात से इनकार करता है, कहता है आप इस बारे में क्यों नहीं बात करती कि आज स्कूल में क्या हुआ था। वो जो से पूछती है कि आपके साथ बचपन में क्या हुआ था। जो झूठ कहता है उसका बचपन नॉर्मल था। काउंसलर कहती है हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें हेनरी को स्कूल से निकालना होगा। जो के मना करने के बावजूद ब्रॉन्टे बुक शेल्फ को हटाती है और उसी के पीछे बेसमेंट वाला रास्ता होता है जिसे वो खोलने की कोशिश कर रही थी। जो अपने बेटे हेनरी को लेकर बुक स्टोर पहुंच जाता है, इसीलिए ब्रॉन्टे उनसे मिलने चली जाती है। वो हेनरी से मिलती है और उससे बातें करने लगती है। खैर यहाँ जो अपने बेटे से बात कर रहा था पूछने लगता है स्कूल में हुआ क्या। तो हेनरी बताता है कि रीगन की बेटी ग्रेचन ने हेनरी को ये बोलकर चिढ़ाया कि उसकी माँ एक खूनी है। माँ मतलब लव। जो को भी गुस्सा आता है क्योंकि इन सब चीजों से वो अपने बेटे को दूर रखना चाहता था, लेकिन कभी ना कभी उसे अपने बेटे को सच बताना पड़ेगा। फिलहाल के लिए वो अपने बेटे को बता देता है तुम्हारी माँ बीमार थी। वो घर आता है तो कैट जो को बताती है कि उसने रीगन को डिनर पे इनवाइट किया है क्योंकि वो उसे समझाना चाहती है। स्कूल में जो कुछ भी हुआ इसके बारे में रीगन सभी को बता रही है। उसका मुंह बंद करवाना जरूरी है, कहीं वो हमारे बेटे पर चार्जेस न लगा दे। जो बता देता है कि रीगन की बेटी ने हेनरी को कहा
था कि उसकी माँ एक खूनी थी। शाम के समय रीगन अपने पति हैरिसन के साथ डिनर के लिए पहुंचती है, लेकिन वो काफी गुस्से में लग रही थी और हमेशा बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते रहती है कि उसकी बेटी सच में बहुत ज्यादा बीमार हो गई है। कि इतने में घर पे मैडिसन और उसका बॉयफ्रेंड कैंटन भी पहुंच जाता है और टेडी भी वहीं पर था। और फिर से वो टेढ़े मुंह अपने भाई से बात करने लगती है। कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कब तक केट की तुम ऐसे ही चाटते रहोगे। टेडी इन सब बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अब इसके बाद वो लोग बैठते हैं डिनर के लिए और केट काम की बात करती है और कहने लगती है कि डैड के जाने के बाद मैं ये सोच रही थी कि हम लोग एक साथ रह सके। अच्छा होगा कि हम सभी लोग कहीं छुट्टी के लिए जाएं, जैसे हम लोग बचपन में जाते थे जब हम लोग के बीच में इतनी टेंशन नहीं थी। मैडिसन तुरंत तैयार हो जाती है, लेकिन रीगन गुस्से में थी और कहने लगती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का चेहरा बिगाड़ दिया। उसके बारे में कुछ बोलना चाहती हो? वो पहले तो चाहती है कि ग्रेचन की नाक की सर्जरी के लिए कैट पैसे दे, और दूसरा ये है कि हेनरी अब स्कूल में नहीं पढ़ सकता। दूसरी तरफ ब्रॉन्टेस बुक स्टोर के बेसमेंट में जाती है और उसे वही कांच वाला पिंजरा मिलता है। वो अंदर जाती है और वहां तस्वीरें क्लिक करने लगती है, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और वो अंदर ट्रैप हो जाती है और उसे अंदर से फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। हेनरी ने जो कुछ भी किया उसके लिए जो रेगन से माफी मांगता है, कहता है कि मेरे बेटे ने जो किया उसमें मेरी ही कमी है और ये दोबारा नहीं होगा। रीगन शांत नहीं बैठने वाली तो जो भी मुंह खोलकर उसे बोलने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से तो शुरू हुआ, क्योंकि तुम मेरी मरी हुई पत्नी के बारे में गॉसिप कर रही थी अपनी बेटी के सामने। तुम्हारी बेटी हेनरी को चिढ़ा रही थी कि उसकी माँ एक मर्डरर थी। रेगन जो से कहती है मैंने लव के बारे में कुछ नहीं कहा, मैं तो केट के बारे में बात कर रही थी। मुझे लगता है केट ने ही अंकल बॉब को मारा है। केट बोलती है मगर सबको पता है कि अंकल बॉब ने खुद को मारा। रेगन कहती है अच्छा, तुम्हें तो पता होगा कि पापा के भी कितने दुश्मन थे और वो सभी लोग खुद को मार देते थे। टेडी रेगन से कहता है कि वो बेकार ही बात का बतंगड़ बना रही है क्योंकि उसने फुटेज देखा है और अंकल बॉब ने खुद को मारा। रेगन कहती अगर ऐसा है तो मैं भी वो फुटेज देखना चाहती हूँ। जो हैरान था कि ये सब चल क्या रहा है। रेगन चाहती है केट सीईओ के पोजीशन से रिजाइन दे दे, क्योंकि उसे लगता है कि अंकल बॉब को केट के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए केट ने उन्हें मार डाला और अब वो शांत नहीं बैठने वाली। वो सब कुछ पता करेगी कि अंकल बॉब को ऐसा क्या पता चल गया था केट के बारे में। गुस्से में हेनरी वहां आता है और रीगन पर एक चाकू फेंक देता है, जिससे कि वो डर जाती है। जो उन सभी को जाने को बोलता है और डिनर के बाद जो को ऐसा लगने लगता है शायद उसका बेटा सच में थोड़ा ज्यादा वायलेंट है। केट कहने लगती है प्रॉब्लम्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, हमें लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा और टेडी की बात की जाए तो केट को टेडी पर भरोसा है, वो उन्हें कभी धोखा नहीं देगा। जो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। केट उसे पूछती है तो क्या तुम सबको ऐसे ही मारते जाओगे? लॉयर्स को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे और हेनरी को फिलहाल थेरेपी की जरूरत है। जो गुस्से में पूछता है तो मतलब तुम रीगन की बात से सहमत हो? हेनरी के अंदर वायलेंस तुम्हारे वजह से नहीं मेरे वजह से आया है। केट बोलती है मैं ऐसा नहीं बोल रही। जो चिल्लाता है बच्चे वायलेंट तब हो जाते हैं जब प्यार करने वाले उनसे मुंह फेर लेते हैं। इसके बाद जब वो बुक स्टोर जाता है तो वो ब्रॉन्टे को देखता है जो कि पिंजरे में बंद होती है। वो कहने लगती है मैं यहाँ पर कई घंटों से बंद हूँ, तुम्हें फोन भी नहीं लगा पा रही क्योंकि सिग्नल नहीं है, और ये एक पिंजरा है क्या और ये अपने आप लॉक कैसे हो गया? जो उसे पूछता है मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ मत आना, तुम क्यों आई? ब्रॉन्टे बोलने लगती है यहाँ कुछ स्पेशल बुक्स होंगे, मैंने ये सोचा था, अब मुझे बाहर निकालो। जो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता तब जाकर ब्रॉन्टे सच बताती है कि मैंने किताब की तस्वीर ली क्योंकि मैं उन्हें बेचना चाहती थी। मुझे यहाँ जितने भी बुक्स मिले हैं ये सारे बहुत महंगे हैं, मुझे लगा कि इन्हें बेचकर मेरा सारा लोन खत्म हो जाएगा और मेरा प्ले 1 महीने के लिए चल सकता है। जो पूछता है क्या मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील करना चाहिए? ब्रॉन्टे कहती है ये तुम कभी नहीं समझ पाओगे। जो उसे बाहर निकालता है और वो उसे कह देता है वापस इस बुक स्टोर में मत आना। ब्रॉन्टे जो से पूछती है तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? जो उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है, फिर वो चली जाती है ये कहकर कि असली जो से मिलके अच्छा लगा। इसके बाद जो रेगन को मारने की प्लानिंग कर रहा था और दुनिया को ये दिखाएगा कि वो गायब हो गई, वो इस बारे में केट को भी नहीं बताएगा। टेडी केट से मिलने के लिए आता है और केट उसे बताती है कि अंकल बॉब के पोजीशन के लिए मैंने तुम्हें नॉमिनेट किया है। वो उसे पूछती है क्या तुमने सच में अंकल बॉब के डेथ की फुटेज देखी है या तुमने झूठ बोला? टेडी कहता है ऑब्वियसली झूठ था। पूछता है क्यों, क्या वहाँ कुछ और हुआ था क्या? जो रात के समय रेगन के ऑफिस पहुंचता है उसे मारने के लिए, जहाँ वो अकेले होती है। जो छुप जाता है लेकिन तभी वो देखता है कोई मास्क पहना हुआ आदमी आता है और वो रेगन पर अटैक करने लगता है। जो सोचने लगता है कि अब वो क्या करे, लेकिन तभी वो देखता है कि वो मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि रेगन का हस्बैंड हैरिसन था। वो लोग बस अपनी सेक्स फैंटेसी पूरी कर रहे थे। कुछ समय के बाद जो हैरिसन को एक कमरे में बंद कर देता है और रेगन को होश आता है तो वो बुक स्टोर के बेसमेंट में बंद होती है। अगली सुबह बुक स्टोर में फिर से ब्रॉन्टे पहुंच जाती है माफी मांगने। जो कहता है मैंने भी अपने बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। ब्रॉन्टे कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारे लोग तुम्हें नहीं समझते होंगे। जो उसे वापस काम पे रख लेता है और
फिर जो उसे अपना अपार्टमेंट दे देता है रहने के लिए। ब्रॉन्टे बहुत खुश हो जाती है लेकिन हैरान भी होती है, पूछती है तुम मुझे ऐसे ही अपार्टमेंट तो नहीं दोगे, तुम्हें कुछ चाहिए होगा। जो दरवाजा लॉक कर देता है और ब्रॉन्टे थोड़ी घबरा जाती है। अचानक वो कबूल करती है कि उसने शेरी और कैरी के लिखे हुए किताब को पढ़ा और उसी में उस पिंजरे का भी जिक्र था और इसीलिए मैंने बुक स्टोर में जब उस पिंजरे को देखा तो मैं डर गई थी। तुम वही फेमस जो हो और मैं घबरा गई थी, इसलिए मुझे अभी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। जो उसे कह देता है यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है और अगर तुम्हें ये जॉब और ये अपार्टमेंट चाहिए तो ये तुम्हारा है। ब्रॉन्टे पूछती है सच में कोई शर्त नहीं है, तुम्हें सेक्स नहीं चाहिए? जो मुस्कुराते हुए कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे समझने लगी हो, मेरे राइटिंग को भी। फिर वो अपने घर आता है और अपने बेटे को सच बताने का सोचता है। कह देता है कि जब लोग बीमार हो जाते हैं तो वो बुरे काम करते हैं, लेकिन इसे ये नहीं बदल जाता कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी लेकिन तुमने उस लड़की की नाक तोड़ी, इसलिए कहीं ना कहीं तुम बीमार हो, इसलिए हमें तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा और तुम्हें थेरेपी लेनी होगी। कैट बात करते हुए कहने लगती है तुम सही थे, रेगन को रोकना होगा, तुम्हें पहले बता देना चाहिए था मेरी फैमिली असल में कैसी है। हेनरी को अच्छे पेरेंट्स की जरूरत है और हम लोग अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। हम लोगों ने अंकल बॉब के साथ जो कुछ भी किया वो हम दोबारा नहीं करेंगे, वो हमारी कमजोरी थी। जो कहता है लेकिन मैंने जो कुछ भी किया अपनी फैमिली के लिए किया। केट कहने लगती है लेकिन मैं थोड़ी डर गई थी जब तुमने कहा कि तुम्हें अंकल बॉब के बॉडी को ठिकाने लगाने में मजा आया। रीगन कॉल करती है और वो कहने लगती है कि वो हेनरी पे चार्जेस लगाएगी, जिससे कि केट गुस्सा हो जाती है और वो अब अपना मन बना चुकी थी कि वो रीगन से अपना बदला लेना चाहती है, खून का बदला खून। जो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो रीगन को पिंजरे में बंद कर दिया था, तो ये फोन कौन कर रही है। वो तुरंत बुक स्टोर जाता है और वो देखता है ये तो उसकी जुड़वा बहन मैडिसन है। जो मैडिसन को पसंद तो नहीं करता लेकिन वो जानता है कि वो इनोसेंट है, मगर इससे पहले मैडिसन जो के सच को जान ले वो मैडिसन को मार डालता है। नहीं, असल में नहीं, वो अंकल बॉब को मारने की तरह वो इस बार भी मैडिसन के साथ क्या करेगा वो लिख रहा था। वो जाता है मैडिसन से मिलने। मैडिसन तो पहले से ही जो को थोड़ा बहुत पसंद करती थी। जो उसे कह देता है मुझे पता है कि तुम अपनी जुड़वा बहन के हस्बैंड के साथ सो रही हो और इसके बदले में वो चाहता है कि मैडिसन इस जगह के बारे में किसी को ना बताए। मैडिसन समझ जाती है जो रेगन के पीछे पड़ा हुआ है और वो उसे मारना चाहता है, लेकिन असल में वो फंस गई और वो चिल्लाने लगती है और जो समझ जाता है कि इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। केट रेगन के ऊपर चाइल्ड अब्यूज का केस करना चाहती थी। जो उसे कहता है अगर हम ग्रेचन को उसकी माँ के खिलाफ कर दें तो ये कैसा रहेगा, मगर केट को ये आइडिया पसंद नहीं आता। टेडी समझाता है कि हमें हेनरी को किसी और स्कूल में भेजना चाहिए, जो हुआ उसे भूल जाओ। जो अकेले में केट से बात करता है और उसे कहता है कि प्रॉब्लम्स और बढ़ रही है, हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। केट कहती है मैं खुद इसे संभाल लूंगी, तुम बुक स्टोर क्यों नहीं चले जाते, वहाँ पर ध्यान दो। वो बुक स्टोर पहुँचता है तो वहाँ उसे ब्रॉन्टे मिलती है और वो समझ जाती है कि जो कल रात सोया नहीं है। तो जो बहाना मारने लगता है कि हाँ मैं सारी रात लिख रहा था लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा। ब्रॉन्टे एक बुक सेल के बारे में उसे बताती है लेकिन वो जाना चाहती थी बुक स्टोर के लिए कम दाम में कुछ किताबें लाने। इधर जो बेसमेंट में जाता है मेडिसन से मिलने, उसके लिए वो खाना लाता है और मेडिसन से कहता है अपने जुड़वा बहन के बारे में कुछ ऐसी राज बताओ ताकि मैं तुम्हें छोड़ सकूं। मेडिसन बताने लगती है जब वो 16 साल की थी तो वो किडनैप हो गई थी। किडनैपर ने उसका एक कान काट लिया था मगर उसे समझ आ गया था किडनैपर अंदर से अच्छा इंसान है, इसीलिए वो उसके बाहों में ही रोने लगा था और उसने खुद को गोली मार लिया। मेडिसन बच गई और उसके डैडी ने उसे नया कान दिया। कहने का मतलब यह है कि अगर मेडिसन उस समय को सरवाइव कर गई तो अभी जो यहाँ वो फंसी हुई है इसमें भी वो सरवाइव कर लेगी। लेकिन जो कहता है ये सिचुएशन अलग है, जब तक मुझे बताओगी नहीं तुम निकलने नहीं वाली। जो ब्रॉन्टे के साथ बुक सेल पे गई हुई थी, फिर वो केट को मैसेज करता है, पूछता है मेडिसन की वो किडनैपिंग वाली स्टोरी सही है या नहीं मुझे बताना। ब्रॉन्टे वहाँ पर आती है और उसका क्रेडिट कार्ड मांगती है, कहती है कि यहाँ पर तुम काफी फेमस हो और तुम्हें यहाँ डिस्काउंट भी मिलेगा। बहुत अजीब बात है ना, जितना तुम अमीर होते हो तुम्हें उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं है। बुक स्टोर में आकर ब्रॉन्टे जो को रोमांस करना सिखाती है और वो उसे कहती है कि मेरे बालों को साइड करो, जिससे कि जो कहने लगता है ये रोमांटिक नहीं जोकर गिरी ज्यादा लग रहा है। फिर वो जाता है मेडिसन से मिलने के लिए और अब उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए जो कि जो उसके लिए लाया था, मगर ये लेने से पहले मेडिसन को सब कुछ बताना होगा। मेडिसन जब अपनी जबान को ज्यादा चलाने लगती है तो जो उसे याद दिलाता है कि तुम चाहे जो भी बोलो मेरे और केट के बीच में कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला और इस जगह में बहुत कुछ बुरा हो चुका है जो तुम सोच भी नहीं सकती, इसीलिए सच बताओ अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो। शाम के समय जो और ब्रॉन्टे एक लिटरेचर क्लब में आते हैं। वहाँ छोटे मोटे राइटर्स अपना प्ले प्रेजेंट कर रहे थे। वहाँ पर क्लेटन नाम का लड़का भी था
था। वो ब्रॉन्टे से मिलने के लिए आता है और जो पहले से नोटिस कर रहा था कि ब्रॉन्टे क्लेटन को शुरू से ही अवॉइड कर रही थी। वहां पर क्लेटन ब्रॉन्टे का लिखा हुआ एक आर्टिकल पढ़ने लगता है जिस पर सभी लोग ब्रॉन्टे का मजाक उड़ा रहे थे। ब्रॉन्टे क्लेटन पर चिल्लाने लगती है और सभी के सामने उसकी बेइज्जती कर देती है। क्लेटन जो को बताता है इस लड़की का असली नाम लुइस है, ये ओहायो में रहने वाली एक डेंटल हाइजीनिस्ट है और अब न्यूयॉर्क आ गई है राइटर बनने के लिए, और मेरे साथ रिश्ता बनाकर इसने मुझे महीनों लूटा। गुस्से में ब्रॉन्टे वहां से चली जाती है। केट अपनी बहन रीगन से मिलने के लिए आती है और वो देखती है हैरिसन कहीं निकल रहा था। वो उसे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, तो हैरिसन उसे कहता है रेगन से ही क्यों नहीं पूछ लेती, आजकल सब कुछ वही कंट्रोल करती है। अंदर रेगन रो रही थी क्योंकि ऑफिस के सिक्योरिटी रूम में हैरिसन आधा नंगा पकड़ा गया। केट पूछती है किसके साथ, रेगन कहती है मैडिसन का फोन भी वही मिला, शायद डर के मारे वो भाग गई होगी। और रेगन अब अपने पति को डिवोर्स देना चाहती है और कहती है कि मैडिसन को नहीं पता मुझसे पंगा लेना उसे कितना महंगा पड़ेगा। केट मजाक में कहती है पंगा लेकर मरना है क्या। रेगन केट से माफी मांगती है, उसने केट के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए, पर केट उसे बता देती है कि हमारे बीच जो भी है इसमें बच्चों को दूर रखो वरना तुम्हारे काले कारनामों की लिस्ट कल न्यूज़पेपर में मिलेगी। रेगन मान जाती है तो वो जो को कॉल करके बता देती है कि रेगन कंप्लेंट वापस लेने के लिए मान गई। वो उसे घर बुलाती है लेकिन अभी भी जो बुक स्टोर गया हुआ था। वो बेसमेंट में आकर मैडिसन से मिलता है जिसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। जो उसे बता देता है कि तुम्हारे और हैरिसन के बारे में रेगन को पता चल चुका है। अचानक से मैडिसन डरने लगती है और कहती है रेगन हम सभी को बर्बाद कर देगी। और यहाँ ये भी पता चलता है कि ग्रेचन मैडिसन की बेटी है, लीगली नहीं लेकिन वो 9 महीने उसके पेट में थी। मतलब ये हुआ कि वो ग्रेचन की सरोगेट मदर है। मैडिसन को रेगन ने सरोगेट बनने के लिए मजबूर किया था ताकि रेगन का फिगर खराब ना हो। और वो जो से कहती है कि अब चाहे तुम मुझे मार दो या बाहर निकाल दो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो अंदर आता है और उसे इंसुलिन इंजेक्शन देता है। इसके बाद वो घर आकर ब्रॉन्टे मतलब के लुइस के बारे में इंटरनेट में सर्च करने लगता है, जो कि डेंटिस्ट भी है और उसकी माँ को कैंसर था लेकिन अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो उसके बुक्स के कलेक्शन के बारे में देखता है जिसमें के बेक का भी बुक होता है, मगर उम्मीद करता है कि ब्रॉन्टे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। ब्रॉन्टे के घर में वो पहुंचता है तो देखता है वो रो रही थी। उसे क्लेटन पर काफी गुस्सा आ रहा था और कहने लगती है कि मैं जब इस शहर में आई थी तो मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी और मैं इतनी नादान थी कि मुझे लगा कि मैं कुछ भी लिखूंगी और लोग उसे खरीदेंगे। मैं क्लेटन से प्यार करने लगी और अब मुझे उसे कुछ पैसे लौटाने हैं। जो उसे हमदर्दी दिखाता है, कहता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। इसलिए ब्रॉन्टे अब ठान लेती है कि वो अब एक चीज से जुड़ी नहीं रहेगी, वो खुल के जिएगी। जो उसे बेक के बारे में पूछता है, कहता है मुझे पता है, तुम जानती हो कि वो उसी बुक स्टोर में काम करती थी इसलिए तुम वहां पे आई काम करने के लिए। ब्रॉन्टे कहती है कि मैं सालों पहले बेक की पोएम्स को पढ़ा करती थी जिसमें वो खुद को देखती थी। और वो जो से पूछती है कि आखिर वो कैसी इंसान थी। जो ब्रॉन्टे के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि ब्रॉन्टे यहाँ कोई बदला लेने नहीं आई है, वो तो बस अपने राइटर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उससे कनेक्टेड फील करती थी। जो उसे कह देता है कि बेक बहुत अच्छी पोएट थी और वो बेक को डेट भी करता था और शायद वो डॉक्टर निकी को मार देता तो बेक अभी भी जिंदा होती। ब्रॉन्टे से बात करके जो को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर की आग को हवा मिल गई हो और जो मन ही मन सोच रहा था कि वो ब्रॉन्टे है जो उसे अंदर से समझती है कि वो क्या फील करता है। उसे लगता है ब्रॉन्टे भी बिल्कुल उसी की तरह अंदर से तबाह हो चुकी है और वो फिलहाल डरी हुई है और एक समय वो खुद भी ऐसा ही था, मगर वो खुद को कंट्रोल करता है और वहां से चला जाता है। वो बुक स्टोर पे आता है और अपने राइटिंग पर ध्यान देता है जिस पर वो ब्रॉन्टे के बारे में लिख रहा था। फिर ब्रॉन्टे वहां उसे नजर आने लगती है, फिर दोनों वहां मजे करते हैं लेकिन असल में जो अपने साथ ही मजे कर रहा था। वो सोचता है कि वो अपने परिवार के साथ गलत नहीं कर सकता, इसलिए उसे खुद को काबू में रखना होगा। वो घर आता है तो केट उसे ड्रिंक देती है। मेडिसन के बारे में पूछती है कि आज तुमसे वो मिली क्या। जो कहता है नहीं। कैट कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ काम करें। जो पूछता है तो फिर तुमने तो मुझे पीछे कर दिया, मैं तो तुम्हारे साथ काम करना चाहता था। केट कहती है जब से हमने अंकल बॉब को मारा है मुझे नींद नहीं आती, दोनों के बीच में जैसे कुछ बदल गया है। मुझे बस समझना है कि तुम मेरी तरह तकलीफ में क्यों नहीं हो। जो कहता है क्योंकि मैं इसके लिए खुद को दोषी नहीं देता, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और तुम मेरे एक आर्टिकल को देखकर इतनी डर गई कि तुम मुझ पे शक करने लगी कि मैं कोई खूनी हूँ। केट कहती है अब कुछ भी गलत मत करना। जो क्लेटन को ऑनलाइन ढूंढ लेता है और इसके बाद वो देखता है मेडिसन लाइव जाती है और ये देखकर जो हैरान हो जाता है कि ये कैसे हुआ, लेकिन वो समझ जाता है ये तो रेगन है। केट भी दोनों जुड़वा बहनों में अंतर नहीं बता पा रही थी और उस वीडियो में वो मेडिसन बन के अपनी वोटिंग पावर रेगन के हाथों में दे देती है। मतलब कि अब रेगन के हाथों में दो वोटिंग पावर है, जिससे कि केट परेशान हो जाती है। ऐसा होने से उसके हाथ से पावर जो निकल जाएगा। जो तुरंत मेडिसन से मिलने पहुंचता है और उसे पूछता है क्या तुम रेगन बनना चाहोगी।
जो कि अब अच्छी स्टेबल लाइफ है जिसे वो ब्रॉन्टे के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। यहाँ हेनरी बताता है कि उसे उसका थेरेपिस्ट जॉर्ज पसंद आता है और कल रात जो और केट के बीच में जो बातें हुई उसके बाद केट थोड़ी अजीब बर्ताव कर रही है, जैसे कि वो अकेली सब कुछ हैंडल कर लेगी। अब वो जो से कहती है कि तुम भाड़ में जाओ, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए मैं आई थी, मैं तुमसे दोबारा वो सब नहीं करवाऊंगी। यहाँ जो फिर से नहाते समय ब्रॉन्टे को इमेजिन करता है। खैर इसके बाद वो मेडिसन से जाके मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें तब तक रेगन बन के रहना होगा जब तक कि असली वाली रेगन केट को अच्छे काम करने से रोक रही है। लिटरेसी इनिशिएटिव के बोर्ड मेंबर में टेडी को भी इन्वॉल्व करो, उसके बाद तुम रिजाइन दे देना। मेडिसन थोड़ी डर रही थी कि उसके वजह से अगर रेगन और हैरिसन का डिवोर्स हो गया तो तब तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों के बीच में प्रीनप साइन हुआ था। मगर जो कहता है कि तुम रेगन बन के चेंजेस भी तो कर सकती हो। वो उसे कहता है जरा एक्टिंग करके दिखाना रेगन की तरह, लेकिन वो एक्टिंग में बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी। वो डरती है कि अगर उसकी असलियत सबके सामने आ गई तो वो क्या करेगी। जो उसे कहता है क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पास तब तक सब कुछ होगा। ब्रॉन्टे मन बना चुकी थी कि वो लोग कल बुक स्टोर की ओपनिंग करेंगे, मगर नीचे में मेडिसन बंद है, इसीलिए जो रिस्क नहीं लेना चाहता। जो थोड़ा बहुत बहकने भी लगता है लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। ये सब कुछ ब्रॉन्टे नोटिस कर लेती है और वो उसे कहती है कि तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो। वो उसे कहती है मुझे पता है तुम शादीशुदा हो और हमारे बीच कुछ भी नहीं होगा। केट रेगन के साथ मीटिंग करने के लिए मिलती है और उसे कहती है कि तुमने अपनी बहन को डराकर उसका वोट तुमने खुद हथिया लिया। वो उसे एक फाइल देती है और वो रेगन से कहती है मुझे पता है तुमने कंपनी से चोरी की है, तुम रिजाइन दे दो वरना तुम्हें पब्लिक अपॉलॉजी मांगनी पड़ेगी। रेगन उसे कहने लगती है मुझे पता है कि तुम अंकल बॉब के डेथ में शामिल हो। रेगन कहने लगती है कि तुम इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो, लंदन में तुमने जो कारनामे किए हैं मुझे सब कुछ पता है। तुमने वहाँ कांड करके तुमने सारा इल्जाम एक पाकिस्तानी लड़की नाडिया पे लगा दिया और तुम अब अपनी खूनी पति जो को बचा रही हो। तुम दोनों ने मिलकर रीस को मारा है और फिर अंकल बॉब को, क्योंकि उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता जो चल गया था। तुम्हें नहीं पता लेकिन पड़ोस वाले सिक्योरिटी कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। केट मानने से इनकार करती है तो रेगन कहती है रिजाइन दे दो, तुम्हारी सीक्रेट रहेगी। ब्रॉन्टे अपने लिखे हुए स्टोरीज जो को दिखाती है, जो उसकी तारीफ करता है। कहता है कि ब्रॉन्टे हर तरह के कैरेक्टर्स को समझती है और एक कैरेक्टर जो की तरह है जिसकी वो काफी तारीफ करने लगती है, जिससे कि जो भी इम्प्रेस हो जाता है और सोचने लगती है कि केट से ज्यादा तो ब्रॉन्टे उसे समझती है। फिर वो एकदम शैतान कैरेक्टर के बारे में बात करती है, जैसे कि रेगन। जो को एक आइडिया आता है और वो मेडिसन से कहता है कि अगर तुम्हें रेगन बनना है तो तुम्हें उसी की तरह सोचना होगा। जो रेगन की तरह मेडिसन से बातें करने लगता है। असल में वो मेडिसन को उकसा रहा था, ये कहते हुए कि वो बस रेगन की सस्ती कॉपी है, कोई भी इंसान उसे प्यार नहीं करेगा। ये सुनकर मेडिसन का खून खौलने लगता है और तब जाकर वो रेगन की असली एक्टिंग करती है, जिससे कि जो इम्प्रेस हो जाता है। जब वो घर आता है तो केट उसे बताती है कि रेगन को पता है कि तुमने अंकल बॉब को मारा है और मैंने सोच लिया है कि मैं कंपनी से रिजाइन कर दूंगी, सिर्फ यही तरीका है हम दोनों को सेफ रखने का। जो उसे पूछता है क्या तुम्हारा फैसला अभी भी नहीं बदला, तुम इतनी डरी हुई हो। वो केट को समझाता है जब तक रेगन जिंदा है वो हमें कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। केट कहती है मुझे पता है तुम रेगन को मारने के बारे में सोच रहे हो और मैं ये सब में दोबारा शामिल नहीं होने वाली। अगली सुबह जो मास्क पहनकर रेगन के घर पहुंच जाता है जब वो एक्सरसाइज कर रही होती है, लेकिन जैसे ही मौका देखकर जो उस पर हमला करता है रेगन उसे पीटने लगती है और जो को तो इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आखिर में रेगन उसका मास्क उतार देती है और उसे कहती है मुझे पता था तू साइको है। वो भागने लगती है, जो भी उसके पीछे भागता है और एक भारी चीज से उसके सिर पर हमला कर देता है, बिल्कुल पीच की तरह। दूसरी तरफ बुक स्टोर में ब्रॉन्टे जो के लिखे हुए नॉवेल को पढ़ने लगती है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था क्योंकि जो अक्सर उसमें अपने फीलिंग्स लिखकर छुपा देता है। राइटिंग्स को पढ़ के ब्रॉन्टे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। जो रेगन के बॉडी को लेकर कांच वाले पिंजरे में आता है और मेडिसन को निकलने नहीं देता, क्योंकि वो पहले जानना चाहता है कि मेडिसन बाहर निकल के इन सब चीजों के बारे में किसी को बताएगी नहीं। वो मेडिसन को समझाता है तुम्हारी बहन को मरना होगा, तुम्हारे जन्म से ही इसने तुम्हारी परवाह नहीं की और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोलो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम दोनों में से कोई एक जिंदा रहेगा। खैर इधर शाम के समय बुक स्टोर की ओपनिंग हो रही होती है और बहुत लोग इवेंट में आए थे। केट टेडी को बता देती है कि वो रिजाइन देने वाली है, जिससे कि टेडी हैरान हो जाता है क्योंकि अगर केट नहीं रहेगी तो उसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा। वो कहता है मैंने साफ कहा था कि तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साइड ही रहूंगा और पूछता है जो इन सब चीज के बारे में जानता है वो क्या सोचता है। केट पूछती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। टेडी कहता है मुझे लगता है कि रेगन को जो के बारे में कुछ
पता चला है और तुम्हें डर है कि जो रेगन को कुछ कर देगा, इसलिए तुम रेगन को बचा रही हो। केट उसे कहती है इस बात को मत बढ़ाओ। रेगन पिंजरे के अंदर कैद होती है और जब वो उसे होश में आता है तब जाके उसे समझ आता है कि उसकी बहन मेडिसन इतने दिनों से यहाँ बंद है। मेडिसन उसे बता देती है कि हम लोग जो के बुक स्टोर के बेसमेंट में कैद हैं और वो कबूल करती है कि उसका हैरिसन के साथ रिश्ता है और जो चाहता है कि मेडिसन बाहर रेगन बन के सब कुछ ठीक करे जो कि रेगन ने बिगाड़ दिया है। रेगन हंसने लगती है और कहती है तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी जैसी बन सकती हो। ये बात मेडिसन को चुभ जाती है। गुस्से में वो रेगन को बोल देती है तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता। उसने मुझे ये बताया कि बिना वायग्रा के उसे तुम्हारे साथ मजा भी नहीं आता। इधर ओपनिंग इवेंट में क्लेटन पहुंच जाता है और ब्रॉन्टे उसे यहाँ देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। मेडिसन रेगन से कहने लगती है कि तुम्हारा पति मुझसे प्यार करता है और तुम्हारी बेटी मेरे पेट में थी। देखा जाए तो तुम्हारा सब कुछ मेरा ही है। रेगन हंसती है और कहती है कि पता है कि डिलीवरी के समय तुम मर सकती थी। डॉक्टर ने कहा था मुश्किल फैसला होगा, तुम्हें चुनना होगा या फिर ग्रेचन को, लेकिन ये कोई मुश्किल फैसला नहीं था। मैं तुम्हें मरने देती। तुम यहाँ 1 हफ्ते से बंद हो और सच बोलूं तो किसी ने तुम्हें मिस नहीं किया। तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। मेडिसन रोने लगती है। इधर क्लेटन ब्रॉन्टे के साथ जबरदस्ती करने लगता है और जो उसे कहता है निकल जाने। क्लेटन उससे भी बदतमीजी से बात करता है लेकिन जो उसे गुस्से में कहता है मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, इस लड़की से दूर रहना। क्लेटन डर के मारे वहां से चला जाता है। ब्रॉन्टे खुली हवा लेने के लिए बाहर जाती है और जो उसके पीछे जाता है तो वो कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। जो कहता है मुझे पता है मुझे कोई हक नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बचा रहा था, वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा था। ब्रॉन्टे कहती है लेकिन तुम नहीं कर सकते, इतने रोमांटिक बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी खुद की फैमिली है और तुम जो सोच रहे हो हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, तुम शादीशुदा हो। वो फिर से बेसमेंट में जाता है तो वो देखता है मेडिसन गुस्से में अपनी बहन रेगन को मार डालती है क्योंकि वो उसकी इज्जत तो करती नहीं थी। अगले दिन वो रेगन बन के ऑफिस पहुंचती है। वो मीटिंग ज्वाइन करती है जहां कैट अनाउंस करने वाली थी। इससे पहले वो अपना रेजिग्नेशन के बारे में सबको बताती। रेगन मतलब के मेडिसन खड़ी होती है और बोलती है कि वो अपने सीएफओ के पोजीशन से रिजाइन देती है क्योंकि उसके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिस पर वो फिलहाल फोकस करना चाहती है। और रीगन ने मेडिसन बन के जो कुछ भी बदलाव लाई थी उसे मेडिसन दोबारा से ठीक कर देती है। इसके बाद केट सीएफओ के खाली पोजीशन के लिए टेडी का नाम नॉमिनेट करती है और जो सहमत है उसे हाथ उठाने को बोलती है। मेडिसन अपने दोनों हाथ उठाती है, मतलब रेगन जिसके पास दोनों बहनों का वोटिंग पावर है। ज्यादा वोट मिले थे तो टेडी कंपनी का सीएफओ बन गया था। केट जो से बात करने आती है और उसे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि जरूर जो ने रेगन के साथ कुछ तो किया है, वो इस तरह पलटी नहीं मार सकती। जो कहता है हम जीत गए, तुम्हें तो इस बात से खुश होनी चाहिए। जब वो बुक स्टोर पहुंचता है तो ब्रॉन्टे पैकिंग कर रही थी क्योंकि अब वो जा रही है। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो दोनों साथ नहीं रह सकते। जो कल रात ज्यादा बोलने को लेकर उसे सॉरी कहता है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। फिर दोनों करीब आते हैं और शुरू हो जाते हैं। जो और ब्रॉन्टे साथ में बैठे हुए थे और किताबों के बारे में बात कर रहे थे। वो नूडल्स खाकर जो को किस करने लगती है। केट एक डिटेक्टिव हायर करती है जिसका नाम होता है सिंथिया और केट उसे कहती है कि उसे जो के बारे में सब कुछ जानना है, उसने पहले क्या क्या किया। मेडिसन अब रीगन बन के हैरिसन और उसके परिवार के साथ रह रही थी लेकिन मेडिसन थोड़ी नरम दिल इंसान है इसलिए वो थोड़ी बेरहम होने का नाटक करती है रीगन की तरह। ये करके उसे अच्छा तो नहीं लगता। उसे उसकी मरी हुई बहन नजर आने लगती है। फिर वो हैरिसन पे चिल्लाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ग्रेचन ये देखकर डर गई थी और मेडिसन उसे माफी मांगने लगती है लेकिन तभी वो याद करती है अरे वो तो रीगन है। फिर वो रीगन की तरह बेरहम होने लगती है। वो दोनों को डांटती है। इधर जो ब्रॉन्टे से बात करने के लिए जाता है पूछता है कि आखिर वो नया कुछ कब लिखेगी तो ब्रॉन्टे कहती है फिलहाल वो नया कुछ नहीं लिख रही। तभी उसे किसी का फोन आता है और वो छुपाने की कोशिश करती है। जो ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। ब्रॉन्टे के घर पे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे लेकिन जो वहाँ पे एक फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाता है जो कि ब्रॉन्टे को आराम दिलाएगी क्योंकि वो बहुत दिनों से बहुत मेहनत कर रही थी बुक स्टोर के ओपनिंग के लिए। ब्रॉन्टे जो कि इस बिहेवियर से काफी खुश होती है और जब मसाज करने वाली जा रही थी तो ब्रॉन्टे उसे पैसे देती है लेकिन वो औरत कहती है जो ने मुझे पहले ही पैसे दे दिए हैं। कैट ये सब कुछ देख रही थी और उसे समझ आ जाता है कि ब्रॉन्टे और जो का चक्कर चल रहा है। वो घर आके बहुत रोती है और टेडी उसे पूछता है कि तुमने आखिर जो से शादी क्यों की। केट कहती है मुझे सच में ऐसा लगा था कि अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो बहुत खुश रहेंगे।
लंदन में उसने बताया था कि उसने बहुत सारी गलतियां की है जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब वो उन सारी गलतियों के बारे में पता करना चाहती है जिसके बारे में जो ने केट को नहीं बताया था। उसे मैरियन के बारे में पता चला और जब से वो जो से मिली है मैरियन लापता है। टेडी एक सेकंड में समझ जाता है कि अंकल बॉब को जो ने मारा है और वो केट से कहता है कि तुम यहाँ सेफ नहीं हो। केट कहती है हम लोग सेफ हैं जब तक जो को हमारे बारे में पता नहीं चल जाता कि हम उसके बारे में जानते हैं। जो को ब्रॉन्टे का लिखा हुआ एक ड्राफ्ट मिलता है जिसमें वो काफी एक्साइटिंग स्टोरी लिखती है और जो को ये पढ़कर काफी अच्छा लगता है। ब्रॉन्टे से वो पूछता है क्या तुम सच में ऐसी हो या तुम ऐसा दिखाने की कोशिश करती हो। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ब्रॉन्टे कहती है दुकान बंद होने में अभी भी 6 घंटे बाकी हैं। जो कहता है तो फिर अभी बंद कर दो, जिसके बाद दोनों ब्रॉन्टे के घर जाके इंटीमेट होते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रॉन्टे का फोन रिंग होता है वो जो को रुकने को बोलती है। जो को लगने लगता है क्या उससे कोई गलती हो गई। वो वहां से चला जाता है। वो बाहर मेडिसन से मिलता है जो कह रही होती है रेगन बन के उसकी तो अंदर से आत्मा ही हिल चुकी है। वो कहने लगती है उसे हर जगह रेगन नजर आती है और उसे उसके बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। उसे परिवार के साथ बदतमीजी से पेश आना पड़ता है जो उसे अच्छा नहीं लगता। वो अब रेगन के आत्मा से डरने लगी है। जो कहता है 1 महीने के बाद हम रेगन के बॉडी को गुड बाय कह देंगे, फिलहाल नहीं, क्योंकि अभी अभी अंकल बॉब की डेथ हुई है तो केट को हम पे शक हो जाएगा। वो जो से पूछती है कि तुम इतने नॉर्मल क्यों हो, तुम्हें रेगन नजर नहीं आती। जो उसे कहता है तुमको खुद पे भरोसा रखना होगा, तुम स्ट्रांग बनो। फिर वो बुक स्टोर आता है तो उसे ब्रॉन्टे का एक आखिरी नोट मिलता है जिसमें वो लिखी हुई थी कि वो यहाँ सबको छोड़ के जा रही है। वो उसके अपार्टमेंट पहुंचता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो ब्रॉन्टे को कॉल करता है लेकिन उसका नंबर तो आउट ऑफ सर्विस आ रहा था। जो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ब्रॉन्टे वहां से कहाँ चली गई, लेकिन उसे लगता है मामला कुछ और है, इसीलिए वो क्लेटन को मेल करता है फेक ईमेल आईडी से और उसे एक प्ले के बारे में इन्फॉर्म करता है और मिलने को बुलाता है। शाम के समय वो अपने परिवार के साथ होता है। जो कहने लगता है कि वो कुछ दिनों से बुक स्टोर में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। फिर वो हेनरी के कमरे में चला जाता है उसे स्टोरी सुनाने, लेकिन हेनरी को अपनी माँ मतलब के केट के तकिए के नीचे एक बड़ा सा चाकू मिलता है जिसे देखकर जो डर जाता है और वो केट से पूछता है कि आखिर ये तुम्हारे तकिए के नीचे क्या कर रहा था, कह दो कि ये मेरे वजह से नहीं है। केट पूछती है आखिर तुम इस नतीजे तक कैसे पहुंच गए। जो कहता है मैं बस हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। केट उसे पूछती है तुमने रेगन के साथ क्या किया और उस स्टोर वाली लड़की के साथ तुम क्या कर रहे हो, उसके साथ सो रहे हो। जो के पास कोई जवाब नहीं था। केट कहती है तुमने कई लोगों की जान ली है। जो कहता है वो तो तुमने भी ली है, तुम मेरे पास्ट के बारे में जानती हो लेकिन तुम्हें ये सब से ये समझ में आ रहा है कि जैसे मैं ही विलन हूँ। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगता है और अब केट मन बना लेती है कि वो जो से डिवोर्स ले लेगी। हेनरी के लिए उन्हें यह करना पड़ेगा। हेनरी से वो भी प्यार करती है और ये सुनकर जो चला जाता है स्टोर में सोने के लिए क्योंकि उसे यहाँ पर सेफ फील नहीं होता। तभी उसे क्लेटन का मैसेज आता है जो लिखता है वो फिलहाल शहर से बाहर है, इसलिए अच्छा मौका है क्लेटन के अपार्टमेंट में घुसने का। जो उसके लैपटॉप में उसका मेल वगैरह सब कुछ चेक करने लगता है तभी अचानक उसे ब्रॉन्टे का कॉल आता है। कहती है कि मुझे बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। जो उसे पूछता है क्या क्लेटन तुम्हारे साथ है, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या। ब्रॉन्टे कहती है मुझे भूल जाओ और मेरी फिक्र मत करो। वो तुरंत फोन रख देती है और घर चली जाती है। जो उसी नंबर पे फोन करता है जो कि एक रेस्टोरेंट का होता है और एक लड़का फोन उठाता है तो बता देता है कि वो रेस्टोरेंट एटलांटिक बीच के पास है। इसलिए जो अगले दिन रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाता है और उसे वही लड़का मिलता है जिसे वो ब्रॉन्टे का फोटो दिखाता है। पूछता है क्या तुम इसे पहचानते हो, मगर वो लड़का इतने नशे में था उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोल देता है कि हाँ वो इस लड़की को पहचानता है और ये किसी के साथ थी, दोनों का लड़ाई हो रहा था। वो उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है जहाँ ब्रॉन्टे हो सकती है। ब्रॉन्टे गलती से जो को बिजली का झटका देके बेहोश कर देती है। जब जो को होश आता है तो वो उसे पूछता है तुम भाग क्यों गई थी, क्या मेरे वजह से मैंने कुछ किया क्या। ब्रॉन्टे कहती है हाँ भी और नहीं भी, तुम्हारे प्यार में सच्चाई थी और मुझे अफेयर नहीं करना था। तुमने मुझ में गहरा असर छोड़ा था इसीलिए मैं डर गई थी। जो कहता है कि अगर मैं कहूँ कि अब मेरे लाइफ में सिर्फ तुम ही हो। इधर रेगन के घर पे अचानक केट पहुंच जाती है और वो तो घबरा जाती है क्योंकि वो असल में मेडिसन है। घर पूरी तरह से बिखरा हुआ था और वो अगरबत्ती घर में घुमा रही थी। केट सोचने लगती आखिर यहाँ चल क्या रहा है। केट समझ जाती है ये तो मेडिसन है और पूछती है रेगन कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। मेडिसन कहने लगती है वो तो फिलीपींस चली गई है और वो अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। केट कहती है झूठ मत बोलो, मुझे उससे बात करनी है। मेडिसन कहती है मैं रीगन को जाके इन्फॉर्म करती हूँ। वो तुरंत खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और रीगन की तरह तैयार होने लगती है। केट बाहर से चिल्लाते रहती है तो वो रीगन की तरह चिल्लाकर उसे कहती है कि मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो, मैंने कहा ना मुझे तुमसे नहीं मिलना। केट पूछती है मेडिसन कहाँ है तो अंदर से वो चिल्लाकर कहती है हम दोनों बहनें अंदर ही हैं। फिर मेडिसन को आईने में रीगन दिखाई देने लगती है जिसे वो डर के मारे रोने लगती है। केट अंदर आती है और मेडिसन कबूल कर लेती है कि उसने रीगन को मार डाला है क्योंकि वो समझ गई थी कि
कि रेगन किस तरह की औरत है और उसे ये रियलाइज करवाने वाला जो था वो केट से कहती है कि अब सब कुछ सही है, टेडी बोर्ड मेंबर में से एक बन गया है, रेगन हमेशा के लिए जा चुकी है और अब सब कुछ परफेक्ट है। जो ब्रॉन्टे को बता देता है कि अब उसके और उसके पत्नी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। ब्रॉन्टे उसे पूछती है कि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है कि तुम मेरे साथ खुश रहोगे। दोनों वहाँ डांस करते हैं और ब्रॉन्टे से वो कह देता है कि तुम बस इस बात से डरती हो कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, बस ये कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, उसके बाद मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुम हमेशा से हकदार थी। इसके बाद वो दोनों वहाँ इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ केट टेडी को सब कुछ बता देती है कि रेगन मर चुकी है और मेडिसन रेगन बन चुकी है और रेगन को मारने के लिए जो ने मेडिसन को मजबूर किया। टेडी उसे समझाने लगता है कि तुम अब भी रुकी हुई हो, तुम्हें तो पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन वो कहती है नहीं जा सकती क्योंकि मेरे ही कहने पर जो ने अंकल बॉब को मारा था तो वो मुझे भी फंसा देगा। यहाँ तक कि उसने पॉलिटिशियन को भी मारा था लंदन में जिसका नाम था रीस, और इसके लिए जो ने एक लड़की को फंसा दिया और मैंने इस सब में उसका साथ भी दिया। टेडी जाने लगता है क्योंकि वो इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। केट कहती है कि मैं तुम्हारे बिना ये सब नहीं कर पाऊंगी। टेडी बोलता है ये सब बहुत अजीब लगेगा, जैसे कि अंकल बॉब के मरने के बाद मुझे उनकी जगह मिल गई, लोगों को मुझ पे शक होगा। केट कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन टेडी उसे कहता है तुम नहीं संभाल पाओगी क्योंकि तुम्हें नहीं पता मेडिसन और जो अब क्या करने वाले हैं, तुम एक एक करके सबको खो दोगी। दूसरी तरफ क्लेटन ब्रॉन्टे से मिलने पहुंच जाता है और वो फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जो उसे रोकने के लिए उसे लड़ाई करने लगता है और आखिर में जो क्लेटन को मार डालता है। ये देखकर ब्रॉन्टे डर जाती है। तभी वहां दो लड़कियां आती हैं, डोमिनिक और फिनिक्स, जो कि टिकटॉक पर लाइव होती हैं और उन लोगों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। डोमिनिक कहती है लुइस हमने इसे पकड़ लिया। जो सोचता है पकड़ लिया इसका क्या मतलब है, सोचता है क्या ब्रॉन्टे ने उसे फंसाया है। एक फ्लैशबैक देखते हैं जब जो बेक को डेट किया करता था। बेक अपनी स्टूडेंट लुइस से मिलने के लिए आती है जो कोई और नहीं बल्कि ब्रॉन्टे है। प्रेजेंट में ब्रॉन्टे जो को फंसाकर पुलिस स्टेशन ले आती है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है क्लेटन को मारने के जुर्म में। डिटेक्टिव से बात करते हुए ब्रॉन्टे कहने लगती है कि उसने जो के साथ इसलिए ऐसा किया क्योंकि उसे बेक के लिए इंसाफ चाहिए था। फ्लैशबैक देखते हैं कि बेक के साथ ब्रॉन्टे राइटिंग प्रैक्टिस करती थी और बेक को ये समझ आ गया था कि ब्रॉन्टे को कैरेक्टर्स की बहुत अच्छी समझ है। बेक उसकी तारीफ भी करती है और ब्रॉन्टे कहने लगती है कि वो इस शहर में आई थी रहने के लिए ताकि वो अपने राइटिंग में करियर बना सके, लेकिन उसे लग नहीं रहा कि वो कुछ कर पाएगी। लेकिन तभी उसे बेक मिली और बेक उसके अंदर उसके टैलेंट को पहचानी। लेकिन वो यहाँ ज्यादा समय के लिए नहीं रह सकती क्योंकि उसकी माँ को कैंसर है, वो वापस अपने घर जाने वाली है। बेक अपना साइन किया हुआ किताब ब्रॉन्टे को देती है जिससे वो खुश हो जाती है। खैर अब ब्रॉन्टे अपनी माँ के घर आ जाती है और कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है बेक का मर्डर हो गया, जिससे कि वो भी हैरान थी। न्यूज में बताया जाता है कि उसका मर्डर उसके थेरेपिस्ट डॉक्टर निकी ने किया है। लेकिन ब्रॉन्टे जब बेक के किताब को पढ़ती है तब उसे समझ आ गया था कि बेक के मर्डर के पीछे कोई और है। रेडिट में बेक के मर्डर के पीछे कौन है इसके बारे में लोग बातें भी करते थे और रेडिट में एक यूजर उसे मिलता है जो कि ब्रॉन्टे से बात करना चाहती थी और वहीं वो क्लेटन और बाकी दोस्तों से मिली जो भी बेक के लिए इंसाफ चाहते थे। ब्रॉन्टे ये बताने लगती है कि वो खुद लिखती है और जब वो बेक के किताब को पढ़ रही थी तभी उसे लगा जैसे कि उसके कहानी को किसी और ने कंप्लीट किया है। डिटेक्टिव पूछती है तुम्हें लगता है डॉक्टर निकी बेगुनाह है? ब्रॉन्टे बताती है हमें पता चल गया था कि जो ने बहुत लोगों के साथ बुरा किया है, इसीलिए हमें सबके सामने उसके सच को लाना था कि वो है कौन। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ भी चल बसी और फिर उसे उसके दोस्त से पता चलता है कि जो जिंदा है और इसीलिए ब्रॉन्टे जो से बदला लेने के लिए न्यूयॉर्क जाने का सोचती है। तो चली जाती है वहाँ कुछ ढूंढने के लिए, लेकिन तभी उसे जो पकड़ लेता है और तब से ब्रॉन्टे का नाटक शुरू हो जाता है। ब्रॉन्टे जो को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते रहती है। एक दिन उसके दोस्त उसे देख लेते हैं जो के बुक स्टोर से निकलते हुए। ब्रॉन्टे कहने लगती है कि शायद मैं उसे पसंद आ गई हूँ। क्लेटन उसे कहता है कि तुम दोबारा उस इंसान के पास नहीं जाओगी। ब्रॉन्टे कहती है मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। एक दिन उसे वो कांच वाला पिंजरा मिल गया, वहाँ पर किताबें पड़ी हुई थी और उन्हें पढ़ के उसे समझ आया कि जो जिस भी लड़की से प्यार करता है उसे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और वही पढ़ के उसे एक आइडिया मिला, वो जो को अपने प्यार में फंसाना चाहती थी। उसके दोस्त उसे समझाते हैं जो एक सीरियल किलर है, ये सेफ नहीं है। लेकिन ब्रॉन्टे क्लेटन से मदद मांगती है, कहती है तुम्हें मेरे लिए एक खतरा बनना पड़ेगा और जो मुझे बचाएगा। इसीलिए उस इवेंट में क्लेटन ने नाटक किया था और फिर उन लोगों ने ब्रॉन्टे के नाम से इंटरनेट में बहुत सारे सबूत छोड़े जिससे कि जो को लगे कि उसने ब्रॉन्टे के बारे में बहुत कुछ ढूंढ लिया है। ब्रॉन्टे नहीं चाहती थी क्लेटन बुक स्टोर ओपनिंग वाले इवेंट में आए, लेकिन फिर भी क्लेटन वहां पहुंच जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है जो कि सिर्फ एक नाटक था। ये सब कुछ उसे पसंद नहीं आता और इसीलिए उसका और क्लेटन का झगड़ा हो जाता है। क्लेटन को लगने लगता
लगता है कि शायद ब्रॉन्टे जो को पसंद करने लगी है। ब्रॉन्टे को जो के साथ वक्त बिताने पर ऐसा लगने लगा था कि सच में जो अच्छा इंसान है, क्योंकि वो उसका ख्याल रखता था। थोड़े समय के बाद वो बहक गई थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकती। ब्रॉन्टे जानबूझकर जो से कनेक्शन तोड़ लेती है, क्योंकि उसे सच में लगने लगा था कि जो अच्छा इंसान है। डोमिनिक ब्रॉन्टे से कहती है वीकेंड में कहीं चलते हैं जहां वो लोग सभी बैठकर बात कर सकते हैं, सोचेंगे कि आगे करना क्या है। और उसी समय जो ब्रॉन्टे का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था और उसने क्लेटन को मार डाला। केट जो को किसी तरह छुड़वा लेती है, क्योंकि वो पावरफुल है, और वो जो पे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें आखिर उस लड़के को मारने की क्या जरूरत पड़ी थी? तुम क्या हमेशा से इतने बेवकूफ थे? तुम उस टिकटॉकर लड़की के प्यार में गिर गए और वो तुम्हें छोड़ के चली गई। तुम इतने बेकार और बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मैंने तुमसे कहा था रेगन को अकेला छोड़ दो। जो कहता है रेगन के साथ जो भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वो सब मैडिसन ने किया था। कैट उसे कह देती है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे आमने सामने मत भटकना। जो देखता है कि कमरे में हेनरी नहीं था, इसीलिए वो केट पे चिल्लाने लगता है मेरा बेटा कहाँ है? केट कहती है वो जहाँ भी है सेफ है, जिसके बाद दोनों में झगड़ा और बढ़ने लगता है। केट उसे कहती है अगर तुम सच में अपने बेटे से प्यार करते हो तो तुम अपने बेटे को खुद से दूर रखोगे, और तुमने जब पुलिस स्टेशन में एग्रीमेंट साइन किया था तो उसमें यह भी लिखा हुआ था कि हेनरी का टेम्पोररी कस्टडी मेरे पास है। जो गुस्से में चिल्लाता है, कहता है मैं कोर्ट में जाऊंगा। केट कहती है कैसे जाओगे? तुम्हारे पास पैसे हैं? जो भी है मेरा दिया हुआ है, हद में रहोगे तो जिंदा रहोगे, अब यहाँ से निकल जाओ। ब्रॉन्टे डिटेक्टिव को आगे बताने लगती है कि अटलांटिक बीच में क्या क्या हुआ। देखते हैं वहां पर क्लेटन गुस्से में पहुंच जाता है और वो चाहता है कि वो लोग फिर से अपने प्लान में लग जाएं जो को फंसाने के लिए, क्योंकि उन्हें जो का डीएनए चाहिए था। क्लेटन सिर्फ अपने पापा को बचाना चाहता था। ब्रॉन्टे उसे कह देती है कि मैं ये सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, जिस पर क्लेटन उसकी बेइज्जती करने लगता है, जिसके वजह से उनके बीच में भी झगड़ा होने लगता है। तभी वहां जो पहुंच जाता है और उसे लग रहा था क्लेटन ब्रॉन्टे को चोट पहुंचाएगा, इसीलिए वो क्लेटन को मार डालता है। ब्रॉन्टे डिटेक्टिव से कहती है लड़ाई पहले क्लेटन ने शुरू किया था और जो ने जो किया वो मर्डर नहीं है, वो सेल्फ डिफेंस था। इधर जो अपने छोटे से अपार्टमेंट में रहने के लिए आ जाता है जहाँ ब्रॉन्टे रहा करती थी। वहां पर ब्रॉन्टे और उसके दोस्तों ने कैमरा लगा दिया था जो पर नजर रखने के लिए, जो के जो को मिल जाता है, जिससे कि ब्रॉन्टे घबराने लगती है। अगले दिन जो अपने ही न्यूज़ को न्यूज़पेपर पे देखता है और सोचता है कि अगर ये उसका बेटा देख लेगा तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा। और रास्ते में सभी लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे, इसलिए वो तुरंत अपने घर आ जाता है। उसे काफी गुस्सा आ रहा था कि केट और ब्रॉन्टे ने मिलकर उसे तबाह कर दिया। वो सबको कॉल करते रहता है लेकिन कोई उसका कॉल नहीं उठाता। उसका लॉयर उसे मिलने आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे ऊपर क्लेटन का परिवार भी केस करने वाला है और उसके पापा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर निकी है, जिससे कि वो भी हैरान था। लॉयर उसे समझा देते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबको यही लगेगा कि आपने क्लेटन को मारा है सेल्फ डिफेंस में, और वैसे भी टिकटॉक वीडियोस पर कोई यकीन नहीं करता और ये केस थोड़ा लंबा चलेगा। जो सोचने लगता है कहीं इतने महीनों में केट उसके बेटे के कान न भरने लगे। इधर केट को उसकी लॉयर समझा रही होती है कि उसे पब्लिक स्टेटमेंट देना चाहिए, लेकिन केट बोलती है कि मैं भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ जानता है जो मैं नहीं चाहती कि दुनिया वालों के सामने आए। टेडी उसे मिलने के लिए आता है, वो भी केट को समझाता है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, तुम मुंह क्यों नहीं खोलती, उसे जेल भेज दो। केट बोलती है वो ऐसा नहीं कर सकती। वो टेडी से कहती है क्या तुम हेनरी को अपने घर ले जा सकते हो जब तक ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। डोमिनिक और फिनिक्स ब्रॉन्टे के साथ एक वीडियो शूट करना चाहते हैं जिसमें वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताए। जब वो जो के साथ रिलेशनशिप में थी तो उसने जो के बारे में क्या क्या जाना। ब्रॉन्टे कहती है वो अभी इसके लिए रेडी नहीं है। डोमिनिक उसे समझाती है कि अब इस डर को छोड़ो, अब तुम लुइस बन के आराम से जी सकती हो। जो अपने बेटे के स्कूल में जाता है और टीचर जो को हेनरी से मिलने नहीं देती। जो टीचर से कहता है क्या आप मेरे बेटे को ये किताब दे सकती हैं, कम से कम इतना तो कर दीजिए। टीचर मान जाती है। डोमिनिक लुइस मतलब के ब्रॉन्टे से पूछती है कि हम तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है क्या। लुइस कहती है नहीं, लेकिन मैं किसी बेगुनाह इंसान को नहीं फंसाना चाहती। डोमिनिक हैरान होती है कि तुमने उसे बेगुनाह कहा। लुइस कहती है तुम्हें यह मानना पड़ेगा, क्लेटन पूरी तरह से पागल हो चुका था, वो अपने पिता का बदला लेना चाहता था और देखा जाए तो जो ने मुझे उसे बचाया है। तुम वहां नहीं थी तो तुमने नहीं देखा वहां क्या हुआ। डोमिनिक उसे कहती है तुम्हें शायद ओहायो वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि यहाँ ब्रॉन्टे रहती है। मैडिसन केट से मिलने के लिए आती है और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि बोर्ड मेंबर उसे अजीब तरीके से देख रहे हैं। केट उसे कहती है तुम्हें एक फैसिलिटी के ओपनिंग में चले जाना चाहिए, वहां तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मुझे तुम्हें जो से बचाना चाहिए था और जब तुम उस फैसिलिटी से निकलोगी तुम फिर से मैडिसन बन जाओगी। मैडिसन कहने लगती है मैं बस ये चाहती हूँ कि हैरिसन और ग्रेचन को पता चले कि ये मैं हूँ। जो को समझ आता है कि केट हेनरी को किसी सेफ हाउस में रखी होगी जहाँ घुसना इम्पॉसिबल है।
वो देखता है सामने एक लंबा चौड़ा सिक्योरिटी खड़ा था, मगर जो उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और घर के अंदर जाने लगता है। मगर अंदर उसे टेडी मिलता है और जो को हेनरी से मिलने से वो मना कर देता है। टेडी चाकू उठा लेता है, फिर दोनों में झगड़ा होने लगता है। तभी वहाँ हेनरी आ जाता है। जो कुछ समय के लिए अपने बेटे से बात करता है, लेकिन सिक्योरिटी वहाँ पहुंच जाती है और जो को घसीट के ले जाती है। जब अपने घर आता है तो देखता है कि वो टिकटॉक में ट्रेंड कर रहा था। फिनिक्स और डोमिनिक ने एक अपना नया वीडियो डाला है जिसमें वो लोग कैंडिस के बारे में बात कर रहे थे, बेक के बारे में भी, जिनके गायब होने के पीछे जो का हाथ है। टेडी बहुत डर चुका था, इसलिए अब वो यहाँ से दूर जाना चाहता था। वो केट की भी बात नहीं सुनता, कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे डैड मुझे इस परिवार से जोड़ना क्यों नहीं चाहते थे, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद को लकी मानता हूँ कि मैं इस फैमिली से दूर था। जो देखता है कि डॉटी भी उसके बारे में जहर उगल रही थी, लेकिन शेरी और कैरी ये सब चीज का ब्लेम लव पे डालते हैं। और भी बहुत लोगों के वीडियोस को वो देखता है, जैसे कि पाको जो भी जो के सपोर्ट में होता है। लेकिन ऐसे बहुत लोग थे जो इल्जाम लगा रहे थे कि जो ने बहुत लोगों को मारा है, और जो समझ जाता है कि उसने जितने भी लोगों को बचाया है मायने नहीं रखता, क्योंकि लोग उस पर उंगली उठाएंगे कि उसने तो मर्डर किया है। मैडिसन देखती है कि उसे जो का मैसेज आया था, उसमें एक वीडियो था जिसमें वो रेगन को मार डालती है। ये देखकर वो घबरा गई थी। जो उसे कहता है मुझसे आके मिलो, मुझे इग्नोर मत करो। वो जो से मिलने के लिए जाती है। जो उसे पूछता है तुम तो पीआर में हो, मुझे अपनी इमेज सुधारनी है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? वो मैडिसन से कहता है मेरी मदद करो, उसके बाद मैं तुम्हारी वीडियो को डिलीट कर दूंगा। मैडिसन उसे किम क्रेमर नाम की लड़की का प्रोफाइल दिखाती है, जो कि जर्नलिस्ट है और इन्फ्लुएंसर भी, और उसके ओपिनियंस बहुत मायने रखते हैं। जब वो लाइव जाती है तो लाखों लोग उसे देखते हैं। मैडिसन कहती है उसके साथ बातें करो, उसे इंटरव्यू दो, अपने ट्रॉमा के बारे में उसे बताओ, लोग तुम्हें जरूर सिंपैथी के नजर से देखेंगे। इसीलिए वो किम के साथ इंटरव्यू करता है। किम उसे पूछती है क्या तुम हमें लुइस मतलब के ब्रॉन्टे के बारे में कुछ बता सकते हो कि वो तुम्हारी क्या लगती थी? जो कहता है वो बस मेरी एम्प्लॉय थी, और ये भी सच है कि हम दोनों का अफेयर भी था। किम पूछती है क्या तुम लुइस से सच में प्यार करते थे? जो कहता है इसे प्यार कैसे बोल सकते हैं जब दूसरा इंसान मुझसे पूरे टाइम झूठ बोल रहा हो। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर मुझे ये दिखाने की कोशिश की हो कि मैं सीरियल किलर हूँ, जो मैं हूँ नहीं। लुइस ये वीडियो देख रही थी, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है और वो तुरंत ओहायो जाने का फ्लाइट बुक करती है। जिसके बाद जो अपने बचपन के दर्द और ट्रॉमा के बारे में बताने लगता है, और सभी लोग जाते हैं बेसमेंट में। जो बताने लगता है कि ये पिंजरा मिस्टर मूनी ने बनाया था, जो अक्सर जो को यहाँ पे बंद करके रखते थे उसे सजा देने के लिए, लेकिन वो उसे प्यार भी बहुत करते थे। फिर वो ये कहकर बहुत रोने लगता है। मेडिसन उसे संभालती है, उसे कहती है कि मैंने कहा था ना लाइव जाते वक्त रोना मत, तुमने इसके लिए थेरेपी नहीं ली, अब खुद को संभालो। तभी वो ब्रॉन्टे का मैसेज देखता है जिसमें वो लिखती है मैंने पुलिस को बताया था कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। तब उसे समझ आ जाता है कि उसके और ब्रॉन्टे के बीच जो कुछ भी था वो प्यार था, वो झूठा नहीं था। ब्रॉन्टे सच में उसे प्यार करती थी। वो लोग फिर से लाइव जाते हैं और जो इस बार सवाल का जवाब देता है कहता है हाँ वो लुइस से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वही थी जो उसे समझती थी। वो कहने लगता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड आ गया था जो कि उस पे हाथ उठाने लगा, और इसीलिए लुइस खतरे में थी, और उसे बचाने के लिए उसने क्लेटन को मार डाला, क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारता तो वो लुइस को मार डालता, और वो लुइस को खोना नहीं चाहता था, जो इस दुनिया में उसे सबसे ज्यादा समझती थी, सबसे ज्यादा प्यार करती थी। हेनरी केट से पूछने के लिए आता है कि आखिर डैडी कहाँ है, तो केट बस इतना ही बताती है कि तुम्हारे डैडी ने कुछ गलत किया है। हेनरी पूछता है हम कहीं जा रहे हैं क्या? केट कहती है लंदन, क्योंकि मैंने भी वहाँ कुछ गलत किया है और मुझे वहाँ जाके सब कुछ सही करना होगा। अब इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग जो के सपोर्ट में आ जाते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी उसकी तारीफ करते हैं, और वो ये भी देखता है कि बहुत सारे टिकटॉकर्स अब लुइस को निशाने में लेने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस लड़की ने जो को अपने जाल में फंसाया ताकि जो उसे प्रोटेक्ट करे और उसके लिए मर्डर करे। वीडियो में 200 कमेंट्स होते हैं और एक छोटा सा वीडियो जिसमें कोई यूजर होता है जो कि लुइस को स्टॉक कर रहा था। इधर हम लुइस को देखते हैं जो एक आदमी की मदद करती है गाड़ी में सामान रखने में। उस आदमी का नाम डैन होता है। पहले तो वो आदमी काफी शरीफ लगता है, लेकिन वो लुइस को किडनैप कर लेता है जो ये सब कुछ देख रहा था, और वो बिना वक्त गवाए उस आदमी को मार के बेहोश कर देता है। लंदन जा करके ठनाडिया से मिलती है जो कि जेल में बंद होती है, और केट उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ, हम दोनों मिलकर जो को बेनकाब कर सकते हैं। ब्रॉन्टे मतलब कि लुइस को जब होश आता है तो जो उसे बांध के रखा था, तभी उसे याद आता है कि वैन वाले आदमी ने उसके ऊपर हमला किया था और जो ने उसे बचाया था। इंटरनेट में लुइस के बारे में इतना झूठ फैलाया गया था कि लोग उसके बारे में गंदा गंदा बोल रहे हैं ताकि लोग उससे नफरत करने लगे। उसके बाद वो जो को अपनी सच्चाई बताती है कि वो बेक की दोस्त थी। जब उसकी डेथ हुई तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा था, और वो उसकी किताब पढ़कर और कुछ लोगों से बातें करके उसे पता चला शायद उसका कातिल जो हो सकता है। लेकिन मैं जब तुमसे मिली तो मेरा
मन बदल गया। दूसरी तरफ केट नाडिया को समझाने लगती है कि मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दो। नाडिया उसे कहने लगती है मुझे पता है कि वो टिकटॉक वीडियो वायरल हो चुका है, दुनिया को पता चल चुका है कि तुम उस साइको आदमी की पत्नी हो और तुम अब दुनिया को कन्विंस करना चाहती हो कि तुम अच्छे इंसान हो। फिर वो बता देती है केट के दोस्तों को मारने वाला जो था, जो बस अपने लिए रास्ता बना रहा था और तुमने उससे शादी करके तुमने उसका रास्ता आसान कर दिया। केट अब अपना मन बना चुकी है कि वो जो को जेल भेज के रहेगी, लेकिन उससे पहले वो नाडिया को यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। मेडिसन हैरिसन के साथ मजे करना चाहती है, लेकिन हैरिसन को पता है कि वो मेडिसन है और वो पूछता है कि रेगन कहाँ है और कहने लगता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मेडिसन दरवाजा बंद कर देती है और उसके साथ इंटीमेट होने वाली थी कि हैरिसन उसे धक्का दे देता है और कहता है मुझे पता है तुम मेडिसन हो, तुम रेगन बनने की कोशिश क्यों कर रही हो, वो कहाँ है, तुम दोनों का क्या चल रहा है। जो लुइस के साथ बैठ के बातें कर रहा था और उसे लगने लगता है कि वही उसकी सोलमेट है, लेकिन ये तो पहले भी लव के साथ भी उसे एहसास हुआ था, लेकिन उसका क्या अंजाम निकला। जो उसे कहता है कि तुम अपनी कोई ऐसी सीक्रेट बताओ जिसे कोई ना जानता हो। लुइस कहने लगती है कि वो चाहती थी कि उसकी माँ मर जाए क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। उन्हें इस तरह देखकर लुइस को ऐसा लगता था कि वो उन्हें नींद की दवाई दे दे और वो शांति से चली जाए। जो बताने लगता है मुझे पहले से पता था कि मैं क्लेटन को मार डालूंगा। उसको मारने के बाद जब मैंने तुम्हारी तरफ देखा तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि तुम भी शायद यही चाहती थी कि मैं उसे मार डालूं। फिर वो उसे बेसमेंट में लेकर जाता है, वहीं कांच वाले पिंजरे में। वहां डेन कैद होता है जो लुइस को यहाँ लेकर आया है क्योंकि वो अपने अंदर के मॉन्स्टर को उसे छुपा के नहीं रखना चाहता। वो चाहता है कि लुइस ये सब जो के नजरों से देखे और उसे समझने की कोशिश करे। इतने में उसे मेडिसन का कॉल आता है जिसने हैरिसन को बेहोश कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पुलिस को बुला देगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, जिसके बाद जो लुइस को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। खैर यहाँ हम देखते हैं कि केट से मिलने के लिए फीबी आती है और वो हेनरी से मिलकर बहुत खुश थी। हेनरी के जाने के बाद केट फीबी को बता देती है कि जो ने हमारे दोस्तों को मारा और मैं उसके साथ 3 साल से रिश्ते में थी। फीबी ये सब का दोष खुद पे लेती है, कहती है मैंने ही उसे हमेशा पार्टी में बुलाया। केट उसे कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं। खैर जो भी हुआ सब कुछ खत्म करके हम लोग एक साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे। इधर जो मेडिसन के घर पहुंच जाता है और वो लोग हैरिसन को बांध देते हैं, मगर वो काफी गुस्से में था। मेडिसन जो को समझाती है कि तुम्हें इसे हमारी तरफ करना पड़ेगा जैसे कि तुमने मुझे किया था, तुम बिना वायलेंस किए ये सब कर सकते हो। दूसरी तरफ पिंजरे के अंदर डेन को होश आता है। लुइस उसे पूछती है तुमने मुझ पे हमला क्यों किया, अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो मेरे सवालों का जवाब दो। तुम कहीं मुझे ले जाने वाले थे, मुझे ले जाके क्या करते तुम। मगर डेन कुछ नहीं बोलता, कहता है मुझे बाहर निकालो। केट नाडिया को जेल से बाहर निकलवा लेती है और वो अब उसे मदद चाहती है जो के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में ताकि वो लोग मिलकर जो को जेल पहुंचाएं। लेकिन नाडिया अंदर से पूरी तरह से डर चुकी थी, मर चुकी थी। कहती है मुझ में अब हिम्मत नहीं है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। जो और मेडिसन हैरिसन को झूठ बोल देते हैं कि रेगन के साथ एक हादसा हो गया और वो मेडिसन के साथ आराम से रह सकता है जैसा कि वो हमेशा से चाहता था। जिसके बाद जो अपने बातों का जादू चलाता है और हैरिसन को एहसास दिलाता है कि उसे अब रेगन की जरूरत नहीं है, वो तो उसे नफरत करता था, इसलिए उसे अब मेडिसन के साथ ही रहना चाहिए और रेगन की सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए। हैरिसन मान जाता है लेकिन फिर भी वो कहता है कि वो मर्डरर का साथ नहीं देगा, इसलिए अब जो के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे हैरिसन को मारना होगा। मेडिसन उसे कहती है एक बार और कोशिश करते हैं। जो कहता है तुम्हारे पास 15 मिनट है। वो हैरिसन को समझाने के लिए जाती है, उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है तुम हो तो बहुत बुरे इंसान, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डेन लुइस को बताने लगता है कि उसकी माँ बीमार है। फिर वो अचानक रोने लगता है, कहता है मुझे पता नहीं क्या हो गया था, ऐसा कभी नहीं होता। नाडिया फीबी से मिलती है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो केट पर भरोसा करे या नहीं क्योंकि वो 3 साल जो के साथ रही है। फीबी उसे समझाती है जब किसी से प्यार होता है तो हम उसके खामियों को नजरअंदाज कर देते हैं। केट थोड़ी ठंडी और बेरहम लग सकती है लेकिन वो जब प्यार करती है तो दिल खोल के करती है। इधर केट हेनरी को रात में कहानी सुना रही थी और उसे समझा देती है तुम्हारे पापा ने बहुत बुरे काम किए हैं और पुलिस उनसे बहुत गुस्से में है। हेनरी पूछता है क्या डैडी जेल जाएंगे। केट कहती है शायद। इधर वापस हम डेन को देखते हैं जो कि अब अपना असली चेहरा दिखाने लगता है। वो लुइस से ठीक से बात भी नहीं करता और उसकी बेइज्जती करता है जिससे कि लुइस भी गुस्से में आ जाती है और कह देती है कि बेक की मौत हुई थी और शायद उसे भी किसी गुस्सैल इंसान ने मारा था जो कि बिल्कुल तेरी तरह था। मेडिसन हैरिसन को समझाने लगती है ग्रेचन के खातिर हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, मैं उसके लिए अच्छी बन सकती हूँ। हेनरी फीबी के नंबर से जो को कॉल करता है और जो समझ जाता है कि केट और
हेनरी लंदन गए हुए हैं। फिर वो फोन लेकर बाहर आता है और केट से कहता है डैड आपसे बात करना चाहते हैं। जो केट पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को लंदन लेकर चली गई, तुम पागल हो गई हो क्या। केट कहती है कस्टडी तो मेरे पास भी है, तो मेरा जो मन वो मैं करूंगी। जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो कैमरे में देखता है कि डेन पिंजरे के अंदर से गायब था। निकलने से पहले वो अंदर जाता है देखने के लिए हैरिसन का मन बदला या नहीं। तो वो खुश होता है ये देख करके कि अब मैडिसन के साथ हैरिसन रहने के लिए मान गया है अपनी बेटी के खातिर। वो बेसमेंट तक आता है तो देखता है डेन वहाँ पे नहीं था। लुइस उसे कहती है कि उसने डेन को जाने दिया और उसके पास डेन का एड्रेस और पासपोर्ट भी है और वो लोग डेन पे नजर रख सकते हैं। इसके बाद वो खुद को पिंजरे में बंद कर लेती है और वो जो से कहती है तुम मुझसे जो चाहो पूछ सकते हो। जो पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। वो कहती है शायद। जो पूछता है कि अगर मैं तुम्हें तकलीफ देने वाले हर इंसान को मार दूं तब भी तुम मुझसे प्यार करोगी। वो कहती है तुम मेरे लिए हर इंसान से लड़ नहीं सकते। फिर वो जो से कहती है अंदर आने के लिए। लुइस का पहला सवाल होता है क्या तुमने कभी किसी बेकसूर को मारा है। जो कहता है कभी नहीं। वो पूछती है तो फिर तुम मुझे क्या बताने से डरते हो। वो कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओ बाकियों की तरह। लुइस पूछती है तुम्हारी माँ तुम्हें 12 साल की उम्र में अनाथ आश्रम छोड़ के चली गई थी, क्या हुआ था उस समय। जो कहता है वो मुझसे डर गई थी। लुइस उसे समझाती है मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर का दर्द है जो इतने सालों से बढ़ते जा रहा है क्योंकि तुमने कभी प्यार महसूस नहीं किया। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम लोगों पर भरोसा करो कि वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे और तुम्हें उनके लिए मारने की जरूरत नहीं है। वो दरवाजा खोलती और कहती है मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वो उसे गले लगाती है और वो पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। लुइस कहती है मैं तुम्हारी ब्रॉन्टे हूँ। जिसके बाद दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। केट और नाडिया एक लॉयर से मिलते हैं। नाडिया पब्लिकली सब कुछ फेस करने को तैयार है और केट को भी सजा हो सकती है क्योंकि उसने कुछ चीजों में जो की मदद भी की है। केट कहती है कि मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, बस जो को जेल भेजना चाहती हूँ। तभी केट को जो का फोन आता है और वो कहता है कि मुझे कुछ हो गया था लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। किसी ने मुझे याद दिलाया कि मैं हूँ कौन। तुम सभी मुझे कभी पहचान ही नहीं पाए और मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। केट उसे कहती है एक दिन तुम्हारे बेटे को पता चल जाएगा कि उसका बाप एक सीरियल किलर है। जो कहता है तुमने तो कई बच्चों को मारा, कम से कम मैंने बच्चों को तो नहीं मारा। जिसके बाद वो जाता है और डेन को चाकू घोंप कर मार डालता है। केट नाडिया से कहती है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमें जो को मारना पड़ेगा। जो और लुइस अब आखिरकार एक रिलेशनशिप में आ चुके थे और लुइस चाहती है कि वो लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाएं ताकि वो अपना स्टोरी भी कंप्लीट कर सके, शायद आयरलैंड के किसी कैसल में। फिर हम देखते हैं कि जो रीगन के दांतों को हैरिसन के बैग में रख देता है और पुलिस को जब वो मिलता है तो वो लोग रेगन को मारने के आरोप में हैरिसन को ही अरेस्ट कर लेते हैं और मेडिसन भी अरेस्ट हो जाती है क्योंकि वो रेगन बन के कंपनी चला रही थी। जो देखता है कि केट वापस नहीं आई, वो आज लुइस को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था। मेडिसन केट को कॉल करती है और उसे बता देती है कि इन सब के पीछे जो है उसी ने हमें कहा था ये सब करने को और लास्ट में उसने हमें फंसा दिया और वो बाहर खुला घूम रहा है। केट बोलती है अपने लॉयर को वहां मैं भेज रही हूँ, तब तक तुम अपना मुंह बंद ही रखना। जो कुछ भी हो रहा था नाडिया उसे देखकर वो भी हैरान थी। कहती है जो बहुत शातिर है, वो तुम्हारे ईयरबड्स को फॉलो करके उस जगह तक पहुंच जाएगा। पता चलता है कि उस जगह पे एक हिटमैन तैयार है जो कि जो का काम तमाम कर देगा। केट बोलती है फिलहाल हमें इस प्लान को यहीं बंद करना पड़ेगा, मुझे जो का कन्फेशन चाहिए। मगर नाडिया को यह थोड़ा रिस्की लग रहा था क्योंकि बात बिगड़नी तो यहीं से शुरू होती है। लुइस को जो बताने लगता है कि केट के खानदान में यही होता है, अब वो लोग फायदे के लिए किसी को भी मार सकते हैं। तभी ब्रॉन्टे को एक पब्लिशर का मैसेज आता है जो कि उससे मिलना चाहती है। इससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जो ब्रॉन्टे के लिए कैसल बुक करने वाला था लेकिन उसे पता चलता है उसका अकाउंट खाली है, उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए उसे केट पर गुस्सा आ रहा था। उसके बुक स्टोर में भी एविक्शन नोटिस आया था और ब्रॉन्टे भी परेशान होने लगती है लेकिन जो उसे समझाता है तुम फिलहाल पब्लिशर से मिलने के लिए जाओ, तुम्हारे लिए ये बहुत जरूरी है। केट अपने कंपनी से रिजाइन देने वाली थी और वो अपने भाई को ही सीईओ बनाना चाहती है। टेडी घबराने लगता है क्योंकि उसे कोई भी परिवार में अपना नहीं मानता सिवाय केट के और केट ही उसे छोड़ के जा रही है। केट उसे समझाती है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ब्रॉन्टे पब्लिशर से बात करने के बाद जो को बताती है कि पब्लिशर चाहती है कि मैं मेरे और तुम्हारे लव स्टोरी के बारे में लिखूं, मैं ये चांस लेना चाहती हूँ। जो भी इसके लिए मान जाता है। जो केट का ईयरबड्स का लोकेशन फॉलो कर रहा था और वो एक लड़की के पीछे जाता है ये सोच कर के वो केट है लेकिन वो केट नहीं होती और पीछे से कोई उसे इंजेक्शन देके बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वही कांच वाले पिंजरे में बंद था और सामने केट और नाडिया को वो देखता है और वो लोग बस चाहते हैं कि जो कन्फेस करे कि उसने रीगन को मारा और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो लोग अंदर में एक गैस भर देंगे जिससे कि जो मर जाएगा। ब्रॉन्टे अपने अपार्टमेंट आती है जिसे भी खाली करने का नोटिस मिला था और वो जाने वाली होती है कि तभी केट वहां पहुंच जाती है। केट उसे बस मिलना चाहती थी और उसे कहती है लगता है तुम भी वजह भूल चुकी हो कि तुम
यहाँ आई क्यों थी? बेक के लिए इंसाफ लेने। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो ने उसे नहीं मारा था? ब्रॉन्टे कहती है कि मैं वो सब भुला चुकी हूँ और वैसे भी उस दिन जो कुछ भी हुआ जो ने सेल्फ डिफेंस में किया था। केट हंसती है ये सुनकर और सोचती है क्या ब्रॉन्टे सच में इतनी नादान है या बेवकूफ बनने की कोशिश कर रही है। वो उसे कहती है 10 मिनट के अंदर यहाँ से निकल जाओ। नाडिया जो से कहने लगती है तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। तुम्हारे कन्फेशन से ही सही मुझे मेरा नाम वापस मिल सकता है। मेरे कितने सपने थे। मैं राइटर बनना चाहती थी, एडवर्ड के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। तुम्हारे वजह से मैं जेल गई और मेरे परिवार का पूरा पैसा खत्म हो गया मेरे पीछे। केट वापस आती है और वो मैरियन को भी लेकर आती है जिसे देखकर जो की तू आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसे तो लगता था कि उसने मैरियन को मार डाला था। जब नाडिया से मैरियन को पता चला कि वो लोग जो को फंसाने वाले हैं तो मैरियन खुद को रोक नहीं पाई। वो खुद आना चाहती थी देखने के लिए। जो फिर से उसके साथ माइंड गेम्स खेलने लगता है, कहता है कि मैं सुधर गया हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ, मगर अब कोई भी उसकी बातों में नहीं आने वाला। वो जो पर बहुत गुस्से में थी और कहती है कि तू अंदर कुत्ते की मौत मरेगा। ब्रॉन्टे जो को वॉइसमेल भेजती है, कहती है कि उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए आई थी और वो अब यहाँ से जा रही है। वो बुक स्टोर जाती है तो वहाँ उसे मैरियन मिलती है और उसे मैरियन के बारे में उसके दोस्तों से पता चला था। उसे लग रहा था वो मर चुकी है लेकिन उसे जिंदा देखकर वो भी हैरान थी। मैरियन ब्रॉन्टे को समझाती है कि उस मॉन्स्टर इंसान के इनोसेंट स्माइल को देखकर पिघलो मत। वो जब भी तुम्हें कहे कि वो तुम्हें सेफ रखेगा, कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद तो मत रखना। उसने तुम्हें अपने जाल में फंसा ही लिया होगा और तुम्हें ये सब समझ नहीं आ रहा। ब्रॉन्टे वहां से जाने लगती है तो मैरियन उसे याद दिलाती है, याद रखो कि तुम यहाँ क्यों आई थी। केट जो को बता रही होती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो हेनरी को वापस डांटे के पास भेज दिया जाएगा। जो बहुत गुस्सा हो जाता है और नाडिया भी अपना होश खोने लगती है और वो बस किसी तरह जो को अब मार डालना चाहती है। केट उसे किसी तरह समझाती है अपने दिमाग को काबू में रखो। इसके बाद तीनों लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि तभी हम देखते हैं जो अपने हाथ के अंदर में उस पिंजरे के चाबी को छुपा लेता है और अब वो उसी चाबी को निकालने वाला था। यहाँ लड़कियां आपस में डिसाइड करती हैं कि वो लोग जो को अभी मारेंगी। वो लोग जो को पुलिस के हवाले नहीं कर सकते क्योंकि अब तक पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की है। केट जो को मारने का सोचती है और वो मैरियन से कहती है तुम्हें हेनरी का ख्याल रखना है, देखना कि वो डांटे के साथ अच्छे से रहे। फिर वो नाडिया और मैरियन को जाने को बोलती है। टेडी मेडिसन को कॉल करता है और उसे पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। तो मेडिसन उसे बताती है कि हैरिसन ने कबूल कर लिया है कि उसने रेगन को मारा और ये सब में वो अकेला था, इसलिए मुझे छोड़ दिया गया, लेकिन असल में इन सब के पीछे जो है। केट जैसे ही जो को मारने के लिए आगे बढ़ती है, जो खुद को पिंजरे से बाहर निकाल लेता है और उसका बंदूक पकड़ लेता है और वो केट को ही गोली मार देता है जिससे कि केट वहीं पर घायल हो जाती है। कितने में वहां पर मेडिसन पहुंच जाती है लेकिन मेडिसन बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है और वो जो से पूछती है कि तुमने हैरिसन को क्यों फंसाया। जो कहता है दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, मगर वो उसके जाल में नहीं फंसती। वो हर जगह अल्कोहल छिड़कती है और आग लगा देती है। जो जैसे ही नीचे जाता है केट उसके सिर में वार करके उसे बेहोश कर देती है और गोली लगने के कारण उसकी भी हालत खराब थी। ब्रॉन्टे डोमिनिक को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है। कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं जो से प्यार करने लगी। केट जो से कहती है हम दोनों ने वादा किया था कि मरते दम तक साथ रहेंगे। अब ये समझ करके कि ये उसका आखिरी समय है, जो कबूल करता है कि उसी ने लव को मारा था और उसे जहर देकर उसने घर में आग लगा दिया था ताकि सारा सबूत मिट जाए। केट ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी और ये वॉइस रिकॉर्डिंग वो नाडिया को भेज देती है। ब्रॉन्टे बुक स्टोर को जलता हुआ देखती है और वो भागते हुए बेसमेंट में आती है और केट को घायल देखती है, मगर जो उससे मदद मांग रहा था और वो केट को अंदर ही छोड़कर वो जो को बचा लेती है। जो ब्रॉन्टे को रिंग पहनाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। ब्रॉन्टे खुशी खुशी इसके लिए मान जाती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में सिर्फ वही है जो कि जो को रोक सकती है। इसके बाद जो और ब्रॉन्टे कनाडा चले जाते हैं कुछ दिन वहीं घूमने के लिए, खासकर छुपने के लिए। वो लोग एक नदी किनारे रुकते हैं वहां की नज़ारे को देखने। ब्रॉन्टे जो को वहीं मार डालना चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं करती, नहीं तो उसके सवालों का जवाब उसे नहीं मिलेगा। जो उसे बता देता है कि कैट ने पुलिस को उसकी कुछ रिकॉर्डिंग भेज दी होंगी और कुछ समय के बाद ही पुलिस उसके पीछे भी पड़ जाएगी। इसके बाद वो अपने पुराने दोस्त विल को कॉल करता है क्योंकि उसे जो के लिए फेक पासपोर्ट बनाना था। विल बताता है कि पासपोर्ट का काम चल रहा है, थोड़ा और समय लगेगा। फिलहाल दोनों एक कन्वीनियंस स्टोर में रुकते हैं और वहां पर जो पुलिस ऑफिसर को देखता है जिन्हें देखकर वो थोड़ा घबराने लगता है। ब्रॉन्टे ऑफिसर से टकरा जाती है। ऑफिसर पूछता है तुम्हें कोई मदद चाहिए। वो चाहती तो जो को यहीं पकड़वा सकती थी लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो वहां पर बेक के किताब को भी देखती है। अब इसके बाद जो और ब्रॉन्टे एक खूबसूरत घर के पास आते हैं और ये घर उनका है बस कुछ दिनों के लिए। यहाँ पर ना कोई सीसीटीवी कैमरा है ना कुछ। अब वो लोग घर के अंदर आते हैं और ब्रॉन्टे बेडरूम में आती और ठान लेती है कि वो आज रात सब कुछ खत्म कर
कर देगी। जो विल से बात कर रहा था और वो जो को बता देता है कि मेरा एक आदमी तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट दे देगा और बॉर्डर के पास तुम्हें एक बोट मिल जाएगा, वहां से तुम निकल सकते हो। और हेनरी का पता भी चल गया है। मैं जानता हूँ कि वो किस सर्वर पे गेम खेलता है और जब भी वो ऑनलाइन आएगा मैं तुम दोनों को कनेक्ट करवाऊंगा। जो काफी खुश हो जाता है और सोचता है कि सब कुछ बहुत ज्यादा सही चल रहा है, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं क्यों शक हो रहा था। रात में वो लोग डिनर कर रहे थे, किताबों के बारे में बात कर रहे थे। ब्रॉन्टे कहने लगती है कि उसे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं क्यों उसके साथ क्या होगा। वो जो से पूछती है क्या वो उसके किताब में जिंदा रहती है। जो उसे कहता है ब्रॉन्टे उसके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो उसे कभी नहीं खो सकता। डिनर के बाद वो लोग बोटिंग के लिए जाते हैं। इसके बाद जब वो लोग बेडरूम में इंटीमेट हो रहे थे तभी ब्रॉन्टे तकिए के पीछे छुपाया हुआ बंदूक जो पे तान देती है। जो चिल्लाता है तुम पागल हो गई हो क्या। ब्रॉन्टे कहती है नहीं, आखिरकार मेरी आंखें खुल ही गई। मैं वो कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन उससे आगे मुझे जानना है कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ। ये सब कैसे कर लेते हो तुम। वो बैग के बुक को उसके सामने फेंकती है और कहती है इसकी एंडिंग भी तुमने लिखी है। मैं तुम्हारे घटिया राइटिंग को अच्छे से पहचानती हूँ। जो उसे पूछता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं साइको हूँ तो तुम मेरे साथ इतनी दूर क्यों आई, उस आग में ही मुझे मर जाने देती। फिर से ब्रॉन्टे को वो कहने लगता है कि कोई भी तुम्हें इतना प्यार नहीं करेगा जितना मैं करता हूँ। कितने में उसे विल का कॉल आता है जो बताता है हेनरी ऑनलाइन है। जिसके बाद हेनरी और जो एक दूसरे से बात करते हैं। हेनरी पूछता है आपने मॉम के साथ क्या किया। जो कहता है कुछ भी नहीं। हेनरी कहता है कि आप कहानी में जो शैतान की बात करते थे वो शैतान आप थे। जो फोन काट देता है और वो काफी उदास हो गया था और तभी उसे लव की बात याद आती है कि हेनरी को एक न एक दिन पता चल जाएगा कि तुम हो कौन। और आखिरकार वो दिन आ गया। वो फूट फूट कर रोने लगता है, मगर ब्रॉन्टे जो को इस तरह कमजोर देखकर अपने मकसद से भटकती नहीं। वो उसे कहती है कि वो उसे यहीं मार डालेगी और अगर उसकी आंखें खुल सकती है तो दुनिया की भी आंखें खुल सकती है। जो अचानक उस पर कूद जाता है जिससे कि ब्रॉन्टे के हाथ से बंदूक गिर जाता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है और जो ब्रॉन्टे पर गोली चला देता है, लेकिन ब्रॉन्टे किसी तरह वहां से भाग निकलती है। जो भी उसके पीछे बाहर आता है। ब्रॉन्टे वापस अपने कमरे में चली जाती है और वो 911 कॉल करने वाली थी, लेकिन उसका फोन काम नहीं करता, इसीलिए वो दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन जो अंदर आ जाता है और वो है ब्रॉन्टे भाग चुकी थी, खिड़की खुला हुआ था। वो उसके पीछे जाता है तालाब के पास और जो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम हमेशा से मतलबी थी, मैंने तुम पर कितने एहसान किए हैं, उसकी कोई कदर ही नहीं है। ब्रॉन्टे उसे कहती है मैंने तुम्हारी असलियत देख ली है। जो उसके ऊपर कूद जाता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को छुड़ाती और भागती है। लेकिन आखिर में जो उसे लेकर तालाब में कूद जाता है और वो ब्रॉन्टे को पानी में डुबो कर मार डालता है। फिर उसे पुलिस के आने की आवाज सुनाई देने लगती है तो वो जंगल में ही छुप जाता है। लेकिन जो उस ऑफिसर को भी मार डालता है जो उसके पीछे आ रहा था और बाकी ऑफिसर्स भी वहां पहुंचने लगते हैं। ब्रॉन्टे अभी भी जिंदा थी और वो वापस आ जाती है बंदूक लेकर। जो उसे भीख मांगता है पुलिस आ रही है, मुझे मार डालो। ब्रॉन्टे बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तेरी असलियत लोगों के सामने जरूर आएगी। जो उसे कहता है मुझे पता है तुम भी मेरी तरह हो, तुम मुझे मार सकती हो। ब्रॉन्टे ऐसा नहीं करती, कहती है अगर तू मर जाएगा तो तेरी असलियत लोगों को कैसे पता चलेगी। फिर जैसे ही जो उसकी तरफ आगे बढ़ता है ब्रॉन्टे अचानक उस पर गोली चला देती है जो के उसके प्राइवेट पार्ट में लग जाती है। आखिर में पुलिस वहां आकर जो को अरेस्ट कर लेती है और जो का सच अब पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। दुनिया को डराने वाले सबूत भी मिलते हैं जिससे कि सभी लोग हैरान थे। अब तो जो पर मीम्स भी बनने लगे थे कि गोली लगने के बाद वो किस तरह जेल जाएगा। जो को लव, बेक और जितने भी लोगों को उसने मारा है सबके लिए दोषी पाया जाता है और ये तो तय है कि वो जल्दी जेल से नहीं निकलने वाला। फिनिक्स और डोमिनिक पॉडकास्ट में जाते हैं और वहां भी वो लोग जो के बारे में बात करते हैं। पता चलता है कि डॉक्टर निकी के ऊपर से चार्जेस हटा दिया गया। नाडिया वापस अपने सपनों को पूरा करने में लग जाती है। वो दूसरी औरतों को मदद करती है उनके दर्द से लड़ने में। हैरिसन के ऊपर से रेगन के मर्डर का चार्जेस हटा दिया गया और वो मैडिसन और ग्रेचन एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं और मैडिसन को अब ट्विंस भी होने वाले हैं। केट भी बुक स्टोर वाले आग से बच गई और हेनरी भी उसी के साथ रह रहा है। वो टेडी से जाकर मिलती है जो उसे बताता है कि लॉकवुड कॉर्पोरेशन 100% नॉन प्रॉफिट बन गया है, जिसे सुन के केट बहुत खुश हो जाती है। कॉर्पोरेट की दुनिया छोड़कर वो अब आर्ट की दुनिया में कदम रखना चाहती है क्योंकि वो हमेशा से गैलरिस्ट थी। वो असली आर्टिस्ट की मदद करना चाहती है ताकि उनका टैलेंट बाहर आ पाए और केट की मदद से ही मैरियन के ड्राइंग्स और उसका टैलेंट दुनिया के सामने आ पाता है।
हेनरी की बात की जाए तो वो केट के जले हुए हाथ को देखकर काफी टेंशन में था। ब्रॉन्टे को ये बात की चिंता है, क्या हेनरी जो की तरह ही एक टूटा हुआ इंसान निकलेगा। ब्रॉन्टे की बात की जाए तो बेक के किताब में जो ने जो कुछ भी करेक्शन किया था वो वापस से उसे हटा देती है और बेक के किताब का नया वर्जन भी लॉन्च होता है जो कि और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। और वो अपने बारे में कहती है कि उसकी लाइफ सिर्फ जो के वजह से ही नहीं जानी जाएगी, जो सिर्फ उसके लाइफ का एक फेज था जिसे वो भूल जाना चाहती है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता कि वो आगे करना क्या चाहती है। इसके बाद हम जो को जेल में देखते हैं जो कि अपना सजा काट रहा होता है और वो हद से ज्यादा अकेला हो गया है और वो सोचता है कि सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया गया। ये तो सही नहीं है। देखा जाए वो भी तो अपने हालात का शिकार था। उसके लिए एक लेटर आता है। दरअसल उसे बहुत सारे लेटर आते हैं। लोग उसे लेटर लिखते रहते हैं जो चाहते हैं कि जो उनके साथ अजीब अजीब चीजें करे, उन्हें उसी कांच वाले पिंजरे में बंद कर दे, उनके साथ डिंग डोंग करे, पता नहीं क्या किया। ये सब देखकर जो को लगने लगता है कि प्रॉब्लम उसमें नहीं बल्कि प्रॉब्लम तो समाज में है। और इसी के साथ यू सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। सीजन 5 लास्ट सीजन है, इसके बाद और कोई एपिसोड नहीं आने वाला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।